हेलो। जी नमस्कार मित्रों, स्टार्ट क्लास जस्ट मिनट। राइट फ्रेंड्स, नाउ इट इज 9 PM स्टार्ट क्लास। माय फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट फिजिक्स। कैन हियर मी देख सकते हैं, सुन सकते हो, वोटिंग लाइन 2% बताइए। आरती, नूफान, बशिंदर, शिवेन, अमन, सुप्रिया, ऋतिक, मुकुल, नदर, डांस, रिजस, वी मूव फॉरवर्ड। 3% लोग बोल रहे हैं नहीं देख सकते तो अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करिए। क्रोम ब्राउज़र यूज करो, ऐड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, होपफुली इट वर्क। क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो, क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछो, जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर टॉप सेक्शन है, और फिर वेडनेसडे पीडीएफ फाइल बनाकर मैं उसकी जवाब अपलोड करूंगा। लास्ट वीक भी जो जवाब आए थे, मतलब प्रश्न थे, आई हैव अपलोडेड देम। अभी हम लोग देख रहे थे पिलर 2 बजट टैक्सेशन, और उसके अंदर देखिए फर्स्ट हैंडआउट ऑन इंट्रोडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस इज कंप्लीट, सेकंड हैंडआउट ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड जीएसटी इज आल्सो कंप्लीट, थर्ड हैंडआउट ब्लैक मनी, 15 फाइनेंस कमीशन, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ये सब हम देख रहे थे। थोड़े मुद्दे बाकी है जो समझो अभी 1 घंटे का काम है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं पिलर 2C में, जहां सब्सिडी सैलरीज वगैरह समझना है। दैट इज आल्सो गिवन इन द प्रेजेंट हैंडआउट ओनली। आपके पास जो हैंडआउट है पिलर 2B, उसी के साथ 2C भी एम्बेडेड ही है, तो वो हम देखेंगे। कल तक हमने जो देखा था उसमें से 3 एमसीक्यू या हम कहें कि पीवाईक्यू पूछे गए थे, तो यानी कि कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से ठीक-ठाक ही है। क्योंकि आप समझो एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2018 में था, फिर एक 2020 में था, फिर 2022 में था। तो आप समझिए कि एक 3 सवाल ब्लैक मनी के आए, इट इज गुड इनफ। जो भी आपको इसके लिए मान लीजिए 40 पेजेस करने हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज गुड। वो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हम 5-5 मिनट की जो ब्रेक लेते हैं उस वक्त उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर ब्रेक लेंगे, उस वक्त वो एमसीक्यू या पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो वी लुकिंग एट फाइनेंस कमीशन, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस कंप्लीट किया था। टैक्स हैरेसमेंट आज समझना है। टैक्स हैरेसमेंट मतलब जब गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको परेशान करें, अननेसेसरीली डिमांडिंग टैक्सेस इवन व्हेन यू डोंट हैव टू पे टैक्स, तो उसके लिए क्या-क्या काम हो रहे हैं टू रिड्यूस इट। अब उसके लिए जो पुराने काम हुए थे वो बहुत काम के नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कि राजस्व ज्ञान संघ में ऐसा वर्कशॉप या सेमिनार किया कि हाउ टू हेल्प द टैक्स पेयर। फिर इनकम टैक्स एक्ट को बदल के नया डायरेक्ट टैक्स कोड लाना है, पर वो अभी तक काम हुआ नहीं। फिर उसके लिए टास्क फोर्स बनी थी, हालांकि उसकी रिपोर्ट अभी तक पूरी तरह से इंप्लीमेंट हुई नहीं वगैरह। तो ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस, टैक्स भरने में सुगमता है, उसके लिए क्या ढेर सारे पोर्टल है। आयकर सेतु पोर्टल है इनकम टैक्स भरने के लिए, फिर कस्टम्स के लिए अतिथि पोर्टल है। देखिए जब भी आप इंडिया से बाहर जाते हैं या इंडिया के अंदर फॉरेन टूरिस्ट आता है, तो उसमें कोई डिक्लेरेशन करने होते हैं कि मेरे बैगेज में इतना गोल्ड है, इतना लैपटॉप है, जिस पे इतनी कस्टम्स ड्यूटी लगती है, नहीं लगती है वगैरह। तो पहले ये पेन एंड पेपर से भरना पड़ता था, अभी ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं। तो उसका अतिथि नाम का पोर्टल या ऐप है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट कंप्लायंस रिपोर्ट बने होते हैं, तो उसके लिए तुरंत कस्टम्स नाम का पोर्टल है। फिर आइस गेट पोर्टल है, वो भी मिलता जुलता इसी काम का है। फिर आइस डैश पोर्टल है, वो भी मिलता जुलता इसी का। कोई अंत ही नहीं है, बहुत सारे पोर्टल है, आपके रेफरेंस के लिए हैंडआउट में दिया है, आराम से देख लेना। उसके बाद प्री फिल्ड टैक्स रिटर्न फॉर्म्स। अगर आप ये जो फायरफॉक्स या गूगल ब्राउजर यूज करते हैं, तो उसमें आपने एक बार अपना नाम लिख दिया कि मृणाल पटेल एंड दिस इज माय एड्रेस एंड दिस इज माय फोन नंबर, तो अलग-अलग वेबसाइट पे आप जाते हैं, फिर से रजिस्टर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा डेटा वो प्री फिल कर देता है कि ऑटोमेटिकली फिल हो गया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम पटेल। तो उसी तरह गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए जब भी आपको इनकम टैक्स का फॉर्म भरना होता है कि आपकी कितनी इनकम है, बैंक में कितना इंटरेस्ट है, स्टॉक मार्केट में कितना आपने पैसा कमाया, म्यूचुअल फंड में कितना पैसा, ईपीएफ में कितना कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने कितना टीडीएस कट किया, तो हम लोग ऑटोमेटिकली वो सारा डेटा बाकी सब लोगों से कलेक्ट कर लेंगे, और आपको जो इनकम टैक्स फॉर्म भरना है उसमें वो हम सीधा ही अपलोड या प्री फिल कर देंगे। तो ऐसे प्री फिल्ड टैक्स रिटर्न फॉर्म्स गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई होंगे, सो दैट इट विल रिड्यूस द बर्डन ऑन द टैक्स पेयर टू गेट एंड अपलोड ऑल दिस डिटेल्स। कई बार आप फॉर्म भरते हैं, फिर बाद में पता चले कि मैं तो डेटा उसमें गलत लिख दिया है, तो क्या उसको आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसको भी अलाउ किया कि विल अलाउ यू टू मतलब रिफिल द या अपडेटेड रिटर्न फॉर्म दोबारा भी आप अपलोड कर सकते हैं। ऐसी सब आपको हम फैसिलिटी करेंगे, सो दैट यू कैन करेक्ट सच एरर्स। देखिए ये जितने टॉपिक एक-एक लाइन में तैयार करने, जब हम लोग ब्रेक के दौरान पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तभी आप देखेंगे कि यहाँ से जो प्रश्न आते हैं मोस्टली दे आर वन लाइनर्स, तो उतनी समझ होनी चाहिए। सी नॉर्मली व्हेन यू वांट टू पे इनकम टैक्स आपको पैन कार्ड नंबर कोड करना पड़ता है, लेकिन कई लोगों के पास पैन कार्ड नंबर नहीं होता, तो गवर्नमेंट का नो प्रॉब्लम, आप इनकम टैक्स का फॉर्म भरते हो उस वक्त अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना और उसकी मदद से आप फॉर्म भर देना, फिर गवर्नमेंट अपनी तरफ से आफ्टरवर्ड्स आपके लिए पैन कार्ड अलग से जनरेट कर देगी। तो ये सभी फैसिलिटी हो रही है। तो एप्स एंड पोर्टल ढेर सारे हैं, प्री फिल फॉर्म्स दिए जा रहे हैं, फिर फेसलेस असेसमेंट अपील, ये सब क्या है। देखिए आपको कोई नोटिस आती है कि आपने टैक्स क्यों नहीं भरा या टीडीएस मिसमैच है, अगर फेस टू फेस आप इनकम टैक्स ऑफिसर से मिलेंगे तो हो सकता है वो आपसे रिश्वत मांगे या फिर कि आप उसको रिश्वत देने की कोशिश करें। सो पर्सनल इंटरेक्शन विद द टैक्स ऑफिसर मोर चांसेस ऑफ हैरेसमेंट एंड डिमांड फॉर ब्राइब्स। तो सारे काम ऑनलाइन होने चाहिए, फेसलेस होने चाहिए। मतलब आप जिसको ईमेल भेज रहे हैं, जैसे आपको अमेज़न से कोई गलत प्रोडक्ट आया, आप कंप्लेन करते हैं, तो सामने जो जवाब दे रहा है, यू डोंट नो हू दैट पर्सन इज, उसका फर्स्ट नेम लिखा हो कि अनिकेत या कुछ, पर वो कौन है, कहाँ है, क्या आप उसको रिश्वत दे रहे हैं, नॉट पॉसिबल। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा फेसलेस इंटरेक्शन एंड अपील हो सके, ऐसी सब फैसिलिटी बनाई गई है। तो ऑनलाइन आप फॉर्म भरोगे, सामने रिप्लाई, बट यू डोंट नो हू दैट पर्सन इज। अगर आपने रेड मूवी देखी हो, उसमें ये होता है कि अजय देवगन जो कि इनकम टैक्स का कमिश्नर या ऑफिसर है, वो जब भी रेड करने वाला हो तो उसका ही जूनियर वो सब इन्फॉर्मेशन लीक कर देता था कि आज इलाहाबाद रेड करें, शाहबाद लखनऊ रेड करें, ताकि उस एरिया के सारे जो मर्चेंट और 2 नंबर का काम करने वाले वो सारे डॉक्यूमेंट छुपा देते थे, भाग जाते थे। तो अब गवर्नमेंट ने उसको एंड करने के लिए किया है कंप्यूटराइज्ड लॉटरी बेसिस ऑफ केस अलॉटमेंट। वो ऐसा है कि हो सकता है उत्तराखंड का जो उसमें ऑफिसर पोस्टेड होगा, आईआरएस ऑफिसर, उसको बोला जाए तुम गुजरात जाके रेड करो, और जो गुजरात में पोस्टेड आईआरएस ऑफिसर है उसको वो बोला जाएगा तुम यूपी जाके रेड करो। तो कौन से ऑफिसर ने कहां रेड करनी है वो सब कंप्यूटर डिसाइड करता है, और उसमें भी उसका क्या नाम, डेजिग्नेशन, लोकेशन है, वो सब सीरियल कोड लिखे रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता टिल द लास्ट मिनट व्हेन द एक्चुअल रेड प्रोसेस स्टार्ट्स, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन लीक करना मुश्किल हो जाए। तो ऐसी कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम भी चलती है कि किस ऑफिसर को कहां रेड के लिए भेजेंगे। कुछ बार ये होता था, सपोज आपको ऐसा गवर्नमेंट का सब लोगों के साथ नोटिस भेजा जाए कि तुम्हारा इतना टीडीएस कट हुआ है, तुमने सामने इनकम टैक्स भरा नहीं है वगैरह, इवन इफ यू आर नॉट एट फॉल्ट, आपकी कोई गलती नहीं हो तो भी आपको डरा के ऐसे नोटिस भेजा जाए, और फिर करप्ट ऑफिसर आपको ऐसी फेक नोटिस लेटर दिखा के आपको ब्राइब मतलब रिश्वत मांगे। सो हाउ टू वेरीफाई दिस। नकली नोटिस भेजकर ऑफिसर मुझे डराता है, रिश्वत मांगता है, हाउ विल यू नो। सपोज कोई पुलिस ऑफिसर आपके गिराया और एफआईआर नकली छाप के लाओ, और क्या तुम्हारी हम अरेस्ट करेंगे, तुम्हें 50,000 दो तो अरेस्ट नहीं करेंगे, सो देन यू विल बी स्टक। सो हाउ टू ऑथेंटिकेट द लेटर, हाउ टू नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ द लेटर। उसके लिए सरकार लेकर आई है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी बीआईएन। वो ऐसा है कि जब भी आपको कोई नोटिस आता है, चाहे डायरेक्ट टैक्स का हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स का हो, उसमें एक डॉक्यूमेंट का नंबर होगा, सपोज सीरियल 1 2 3, तो फिर आप जाके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे वो नंबर ऐड करो, आपको पता चले ओरिजिनली क्या इन्होंने भेजा है या कोई ऐसे मजाक कर रहा है, आपको गलत लेटर भेज के रिश्वत है, सो यू कैन गेट इट क्रॉस चेक। तो वो होता है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सब एक एक दो लाइन में याद रखना है। तो फेसलेस असेसमेंट लॉटरी से रेड करेंगे, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, फिर टैक्स चार्टर एंड ओम्बड्समैन क्या है। सिटीजन चार्टर के बारे में मैंने आपको सेबी वाले लेक्चर में भी बताया था, ये आपका हक है कि सपोज स्पीड पोस्ट विल बी डिलीवर्ड विद इन 5 डेज, नहीं पहुंचा तो आप पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के वेब पोर्टल पे कंप्लेन करो, 90 डेज में जस्टिस नहीं आया तो पोस्ट मास्टर जनरल को कंप्लेन करो, वो जस्टिस नहीं देता चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को कंप्लेन करो, और हर एक का फोन नंबर, ईमेल आईडी सब उधर दिया होता है। सो दिस इज योर राइट, ये अधिकार है। तो उसी तरह ये जो ऐसे सिटीजन चार्टर होते हैं जो ब्रिटेन के अंदर उनके पीएम जॉन मेजर ने शुरू किया था, फिर इंडिया में भी अडॉप्ट किया, तो इसी तरह पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने भी टैक्स पेयर चार्टर बनाया है। तो उसमें क्या लिखा होगा वो सब हैंडआउट में दिया है कि आपको टीडीएस कट हुआ लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो ये नंबर पे कंप्लेन करो, विद इन दिस मेनी डेज आपका जस्टिस होगा, नहीं होता तो ये वाले कमिश्नर को कंप्लेन करो वगैरह वगैरह। सो व्हाट आर योर राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, इट इज मेंशन इन द टैक्स चार्टर फॉर्म, टैक्स चार्टर का डॉक्यूमेंट, करदाता का अधिकार पत्र। और उसमें क्या है वो सब कॉमन सेंस की बातें, हैंडआउट में दिया, 20 मिनट पढ़ के खत्म करो, उसका 40 मिनट वीडियो नहीं खींचना है। सो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डन, टैक्स चार्टर का काम हो गया।
फिर टैक्स ओम्बड्समैन क्या है? ओम्बड्समैन मतलब कंप्लेन ऑफिसर, शिकायत निवारण अधिकारी। सपोज आपसे कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हैरेसमेंट करता है, गाली गलौज करता है, ब्राइबरी मांगता है, फालतू के नोटिस देता है, तब किधर कंप्लेन करोगे? तो उसके लिए डायरेक्ट टैक्स ओम्बड्समैन और इनडायरेक्ट टैक्स ओम्बड्समैन ऐसे कंप्लेन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था। लेकिन बाद में ये प्रोजेक्ट फेल हुआ, कुछ मजा नहीं आया, तो 2019 में गवर्नमेंट ने ये जो पोस्ट थी उसको एबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया। अब उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, रिफॉर्म क्या होनी चाहिए, वो सब हम लोग मेंस में पढ़ेंगे, मेंस जो दिवाली के बाद होगी। मतलब उसके कोर्स शिफ्टेड टू मेंस हैंडआउट आफ्टर दिवाली, अराउंड 16 नवंबर से मेंस का क्लासेस शुरू होंगे। यू डोंट हैव टू पे सेपरेट मनी फॉर इट, ये सब नेटफ्लिक्स है, एक ही में सब आ गया, तो अलग कोई पैसा उसका नहीं, पर वो कोर्स अलग होगा, ताकि उसका हैंडआउट अलग रहे, आप रिवीजन करते वक्त बड़ा ज़्यादा आपका मोटा सा हैंडआउट नहीं हो जाए, दोनों चीज रिवीजन के लिए अलग अलग हो। दैट्स व्हाई आगे कुछ और नए चिटपुट मुद्दे समझते हैं। फिर आपने जो इनकम टैक्स भरना है तो उसके लिए फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, आईटीआर फॉर्म, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं भरेंगे, नॉन फाइलर्स। अब ऐसा जो नॉन फाइलर्स है, तो कुछ केस में हो सकता है वो फार्मर है जिसकी कोई टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, कुछ है, वो नहीं भरा, ठीक है, बट देयर विल बी केसेस की द पर्सन इज अर्निंग लॉट ऑफ मनी बट ही इज नॉट पेइंग इनकम टैक्स, ही इज नॉट फिलिंग अप द फॉर्म। तो फिर गवर्नमेंट उनको पकड़ती कैसे? उनका सब सर्वेलेंस करके, कि वो क्या कहाँ से शॉपिंग करता है। अमेज़न से आईफोन मंगाते हैं, वीजा मास्टर कार्ड के क्रेडिट कार्ड यूज करके आपने कुछ बड़ा शॉपिंग किया, आप स्पाइस जेट या कोई ऐसी एरोप्लेन में जाते हैं और फॉरेन में घूम के आते हैं, तो उन सबका सर्वेलेंस होता है, उन सबसे डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और फिर वो गवर्नमेंट की स्पेशल उसका जो भी सॉफ्टवेयर होगा, पोर्टल होगा, नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम एनएमएस, उसमें जाएगा और फिर वहां से वो लोग आपके ऊपर नोटिस जनरेट करेंगे, नोटिस का जवाब नहीं दिया तो रेड करेंगे वगैरह वगैरह। ऐसे और भी छोटे मोटे और एक एक लाइन के टॉपिक्स हैं, वो सब इंडिया बुक में दिया है। और क्योंकि आजकल यूपीएससी पूछते रहती है कुछ छोटा मोटा, तो मैंने भी हैंडआउट में दिया है। 20 मिनट पढ़ के खत्म करो कॉमन सेंस के मुद्दे, सीडब्ल्यूएस मतलब कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटिनी सिलेक्शन, तो ऑफिसर उसको यूज करके आपके फॉर्म प्रोसेस करता है, कॉमन सेंस की बातें खत्म करो, इट इज गिवन इन हैंडआउट, सो वी आर डन विद दैट। तो टैक्स हैरेसमेंट रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कदम उठाए मैंने आपको कुछ बताया, बाकी के हैंडआउट में दिए, उसको पढ़ के निपटा दो। ग्लोबल ट्रीटीज, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, इंडिया के लोगों ने स्विट्जरलैंड के अंदर बैंक अकाउंट खोला हो, देन स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट वो सारा डेटा इंडियन गवर्नमेंट को देगी, तो इसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, कि इंडिया के अंदर स्विट्जरलैंड की पार्टी का बैंक अकाउंट है, वी टेल द स्विस अथॉरिटीज, एंड इफ इंडियन पर्सन ओपन बैंक अकाउंट इन स्विट्जरलैंड बैंक्स, देन स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट विल टेल द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये वाली चीज है, आप कहीं तो बहुत बेस्ट चीज है। और अब तो सारे जो बदमाश लोग हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है कि 2018 के बाद जिन्होंने नए बैंक अकाउंट स्विट्जरलैंड में खोले, सिर्फ उनका डेटा स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को देगी। तब समझो जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो वो तो पहले से आजादी के बाद तुरंत से उनके तो स्विट्जरलैंड के अंदर अकाउंट होंगे, तो उनका सब डेटा नहीं होगा। यूएस गवर्नमेंट वो काफी स्ट्रिक्ट है टैक्स इवेजन के मामले में, उन्होंने कानून बनाया फटका, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। वैसी बात है कि सपोज आर्नोल्ड जो अमेरिका में रहता हो, वो अगर इंडिया के अंदर एसबीआई में अकाउंट खोले, इंडिया के शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खोले, तो ये हमारे बैंकों की मतलब एसबीआई की जिम्मेदारी होगी, उसने दे विल हैव टू इन्फॉर्म द अमेरिकन गवर्नमेंट। वो इंडिया के अंदर जो भी बीएसई एनएसई में ट्रेडिंग कर रहा है, तो उनकी रिस्पांसिबिलिटी होगी, बीएसई एनएसई विल हैव टू रिपोर्ट टू द अमेरिकन गवर्नमेंट कि ये दिस मिस्टर आर्नोल्ड हु इज अ सिटीजन और हु इज अ रेजिडेंट ऑफ अमेरिका एंड ही हैज इन्वेस्टेड दिस मच मनी हियर, ताकि वो लोग फिर जाके आर्नोल्ड पे उसको नोटिस भेज सके, टैक्स कलेक्ट कर सके। आप कहें कि पन अगर भारत की बैंक ने अमेरिका को नोटिफाई नहीं किया तो क्या बिगाड़ लेंगे? अगर इंडियन बैंक अमेरिकन गवर्नमेंट को ये सब नोटिफाई नहीं करेगी, तो बाद में अगर अमेरिका को पता चला, तो अमेरिका के अंदर एसबीआई की अगर कोई ब्रांच होगी, तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसको सीज कर देगी, जब्त कर देगी, एसबीआई की जो ब्रांच होगी, उनका पैसा सब फ्रीज कर देगी, वहां से अपनी पेनल्टी रिकवर करेगी, ऐसे सब उनके प्रोविजन है। तो इसमें हमें समझना क्या है, इफ यू वांट टू कॉम्बैट द टैक्स इवेजन, वी आल्सो हैव टू बिकम स्ट्रिक्ट लाइक यूएसए। ओईसीडी ग्रुप और एक यूएनडीपी, यूएनडीपी क्या है वो पिलर 6 में देखेंगे, दे आर मोर फेमस फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इसमें जो भी टैक्स ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। इस प्रोग्राम के तहत इस्वातिनी, जिसका पुराना नाम है स्वाजीलैंड, उनके ऑफिसर्स को इंडियन गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है। सो दैट इज टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। हमने आगे देखा था कैसे मार्शल आइलैंड, केमन आइलैंड वगैरह में दे आर टैक्स हेवंस, को बहुत मदद करते हैं कर चोरों की वगैरह। तो ऐसे जो अलग अलग देश है उनकी रैंकिंग बनाना, उसे कहते हैं फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स। फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स मतलब कि कौन सा देश सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन को ज्यादा हाइड करता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन में उसको नहीं देता है वगैरह वगैरह। और ये कोई ये कहेंगे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टैक्स जस्टिस नेटवर्क को बनाते हैं। इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो बता क्यों रहे हो, करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले उसको बहुत महत्व देते हैं, तुमको बता दिया, अदरवाइज आई डोंट फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर डन विद टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स हैरेसमेंट, ग्लोबल ट्रीटीज, वो हमने देखे 3-4 जो थे। डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी। नोटबंदी के बारे में देखिए, अब ये इतना हॉट एंड हैपनिंग चीज नहीं है, 2000 का भी नोटबंदी हो गया, पर आप जानते हो 2-3 लाइन का ही होता है ना, तो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। बाकी भी जो था 5000 एंड 500 एंड 1000 रुपए नोट्स, उसकी अभी हम बात करेंगे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब नाउ इट इज ग्रेजुअली लो प्रोफाइल टॉपिक, तो उतनी समझ लेंगे, बहुत इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। नोटबंदी जो हुई, तो इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री, स्वीडन, यूरोपियन यूनियन, पाकिस्तान के अंदर भी नोटबंदी हो चुकी है। नोटबंदी अलग अलग कारण से हो सकती है। वॉर के बाद मान लीजिए नया राजा आ जाए, कि जो भी सपोज शेरशाह सूरी होगा, उसको हटा के जो मुगल आए होंगे, तो फिर वो अपना नया सिक्का करेंगे ना, पुराने वालों का डिमोनेटाइजेशन कर देंगे। जब बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाए, हाइपर इन्फ्लेशन, तो पुरानी करेंसी हटा के नई करेंसी लॉन्च की जाए, वो मुद्दा कैपिटल 4 में देखेंगे। पॉलिटिकल अपहीवल्स, इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, मान लीजिए बीजेपी कांग्रेस सरकार बदलती भी रहे तो भी करेंसी नोट इज नॉट चेंज, पर साउथ अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर तो ऐसी सब ऑटोक्रेसी चलती है, एक दूसरे को मार के, मिलिट्री कू करके, सैन्य विद्रोह करके नई सरकार आ जाती है, तो अपनी करेंसी चलाते हैं। कई बार करप्शन से लड़ने के लिए, ब्लैक मनी से लड़ने के लिए, नकली नोटों से लड़ने के लिए, टेरर फाइनेंस, आतंकी वित्त पोषण को लड़ने के लिए पुराने नोट को बंद करवाया जाता है, जैसा इंडिया ने किया। इंडिया ने भी, मोदी सरकार इज नॉट द फर्स्ट गवर्नमेंट टू डू डिमोनेटाइजेशन, मोदी सरकार से पहले भी डिमोनेटाइजेशन हो चुके हैं। आजादी के बाद हुआ था, फिर 78 में हुआ था, और फिर 2016 में हुआ था, नवंबर में, याद रखना है, 500,000 के नोट उसको बैन किया गया था। अब जो बैन किया था, तो उसकी लॉजिक में आपको पिलर 1 में बता चुका हूं कि देखिए, अगर अमिताभ बच्चन के पास बहुत सारा व्हाइट मनी है, जो उसने जो भी हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, इलायची, पान मसाला वगैरह के एड्स करके कमाए होंगे, जिसपे उसने इनकम टैक्स जीएसटी सब भरा है, तो उसके पास पैसा है व्हाइट, बट द मनी हैज बीन डिमोनेटाइज्ड, 500,000 का नोट बंद हो गया, तो उसने क्या करना है, वो जाके 15 करोड़ थे एसबीआई में डिपॉजिट करे, एसबीआई 15 करोड़ रिजर्व बैंक को डिपॉजिट करे, रिजर्व बैंक 15 करोड़ के नए जाके नोट दे देगा कि 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 500 का नया नोट, उस वक्त 2000 का नया नोट जो आया था, और वही 15 करोड़ रुपीस वापस से बच्चन को मिल जाएंगे। सो ही डज नॉट हैव टू वरी, व्हाइट का पैसा था पुराना बंद हो गया, तो उसने चेंज करा लिया। बट जो कोई आदमी जिसके पास ब्लैक मनी है, जो टैक्स भरता नहीं था, अगर वो अपने ऐसे 15 करोड़ रुपीस एक्सचेंज कराएगा, ऑफकोर्स आरबीआई विल एक्सचेंज इट, लेकिन फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी सब सर्वेलेंस और रेड करेगा ना, कि भाई तुमने तो कभी जिंदगी में इनकम टैक्स भरा नहीं, तो 15 करोड़ किधर से आए, जो तुमने ये एसबीआई द्वारा एक्सचेंज कराया है। क्योंकि आजकल बैंक अकाउंट खोलने आपको पैन कार्ड नंबर दिखाना पड़े, आधार कार्ड नंबर दिखाना पड़े, और भी केवाईसी नॉर्म होते हैं। सो देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल कमिट द रेड्स, कंडक्ट द रेड्स, सो ऑटोमेटिकली द पर्सन विल बी अफ्रेड, तो वो क्या करेगा, अपने नोट्स डिपॉजिट नहीं करेगा, वो उसको बर्न कर देगा, जला देगा, नदी में फेंक देगा, ऐसा होना चाहिए।
अब प्रश्न ये होता है कि ठीक है ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय करना था आपने नोटबंदी करी, तो 500 का ही नोट क्यों बन गया, 1000 का ही नोट क्यों बन गया, 100 रुपए का नोट क्यों नहीं बन गया? क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना था कि जो भी ब्लैक मनी है वो ज्यादातर 500 और 1000 के स्पेसिफाइड बैंक नोट्स मतलब 500 एंड 1000 के स्पेसिफाइड बैंक नोट्स में स्टोर किया गया था। सो नाउ डू दे हैव सम साइंटिफिक प्रूफ फॉर दिस कि ब्लैक मनी स्टोर नहीं था? जवाब है हाँ। उसके लिए कंसेप्ट है सॉइल रेट। समझिए आपकी स्कूल चालू होती है, आप नए शूज खरीदते हैं, आफ्टर सम व्हाटएवर 2-3 इयर्स आपके जूते फट गए तो आप नए जूते खरीदते हैं, तो वो सब चलते रहता है। इसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है सॉइल रेट, मतलब पुराना फट जाना, बर्बाद हो जाना, एंड देन यू परचेज समथिंग न्यू। सिमिलरली आरबीआई ने सब नोट जनरेट किए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो गल जाते हैं, फट जाते हैं, जिसे हम सॉइल या डैमेज नोट्स कहते हैं। तो आप आरबीआई में एक्सचेंज करते हैं, यस, आरबीआई एक्सचेंज कर देता है, यस, क्योंकि आप याद करो हर एक नोट पे आरबीआई क्या लिखता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ दिस मेनी रुपीस। आपके पास 100 रुपए थे, फट गए, आप एक्सचेंज कराओ, आपको 10 के 10 दे देगा, 10 रुपए के 10 नंबर ऑफ नोट्स, यस पॉसिबल। तो इसी के साथ जुड़ा कंसेप्ट है सॉइल रेट, कि पुराने कितने फट गए जिसको आरबीआई नया रिप्लेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल 10 टू 100 रुपए के नोट्स होते हैं, उसका सॉइल रेट होता है 33%। इसका मतलब ये हुआ कि जितने प्रिंट होते हैं नए, उसके सामने 33% पुराने वो फट जाते हैं, उसको रिप्लेस भी करना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। तो सॉइल रेट क्या है? इट इज द रेट एट विच नोट्स आर कंसीडर्ड टू बी टू डैमेज्ड टू यूज एंड दे हैव टू बी रिटर्न टू द सेंट्रल बैंक। तो उस हिसाब से 33% कुछ उसका रेट चल रहा था। 500 रुपए का सॉइल रेट 22%, 1000 रुपए का सॉइल रेट 11%। ये ऐसा कहता है कि 1000 रुपए का नोट कम फट रहा है या कम रिप्लेस हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोचो, सपोज स्कूल के अंदर मंडे टू फ्राइडे आपको ब्लैक शूज पहनने हैं तो वो जल्दी फट जाएंगे। जो व्हाइट शूज होते हैं यूजुअली पीटी का दिन होता है सैटरडे, तब पहनने हैं तो वो कम फटेंगे। तो इसका मतलब कि ब्लैक शूज 33% रेट पे फट रहे हैं, व्हाइट शूज हार्डली 11% रेट पे फटेंगे, करेक्ट, बिकॉज दे आर यूज्ड इन लेस फ्रीक्वेंसी, उसको कम इस्तेमाल हो रहा है। तो वही गवर्नमेंट का भी सोचना था फिर कि देखो ये 1000 रुपए के नोट्स का सॉइल रेट कम क्यों है? क्योंकि उसका उपयोग बाजार में लेन-देन के लिए नहीं हो रहा, उसको काला धन बना के गद्दे के नीचे छुपाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज दिस करेंसी नोट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग द ब्लैक मनी इनसाइड द पिलोज एंड इनसाइड द ग्रेन बैग्स रादर देन यूजिंग देम इन रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट बेसिस। इसलिए इसका मतलब ये सॉइल रेट कम है, क्योंकि इसका लोग इस्तेमाल कम करते हैं, इसको बस स्टोर करके रखते हैं ब्लैक मनी के अंदर। तो गवर्नमेंट का ये सोचना था कि देखो ये 500 और 1000 के जो नोट्स हैं उनकी टोटल वैल्यू है 15 लाख करोड़ रुपीस। 15 लाख करोड़ के 500 हजार के नोट हमने सर्कुलेट करवाए, मतलब हमने आरबीआई ने। अगर हम इसको बैन कर देंगे तो पब्लिक एक्सचेंज कराने आ जाएगी। लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट का ये सोचना था कि जो 15 लाख करोड़ है उसका 20% पैसा वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो सब ब्लैक मनी है, तो डिसऑनेस्ट पीपल दे विल नॉट डिपॉजिट द ब्लैक मनी बिकॉज़ दे विल फियर द रेट्स, तो वो लोग नहीं आएंगे, वो अपना पैसा जला देंगे। तो इस हिसाब से 15 लाख करोड़ का 20% मतलब 3 लाख करोड़ रुपीस उसको जला दिया जाएगा। दैट वाज द एक्सपेक्टेशन। गवर्नमेंट वाज होपिंग दैट 20% ऑफ द 500 एंड 1000 रुपए नोट्स विल नॉट बी रिटर्न बिकॉज़ दैट इज ब्लैक मनी। ऐसा सरकार सोचती थी, बट दैट वाज नॉट रियलिटी। जब असल में ये एक्सपेरिमेंट किया नवंबर दिसंबर 2016 के अंदर, कुछ लास्ट डेट थी जो भी 30 या 31 दिसंबर 2016 तक वापस करने थे, तो पता चला कि 99.3% नोट्स तो डिपॉजिट हो गए, हार्डली 0.7% नोट्स ही वापस नहीं आए। उतने ही लोगों ने सिर्फ उतने ही नोट्स या तो जला दिए या नदी में फेंक दिए। तो मतलब आउट ऑफ द 15 लाख करोड़ हार्डली 10,720 करोड़ का ही ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय हुआ, बाकी तो सारा पैसा पब्लिक ने एक्सचेंज करवा लिया। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे किया होगा? तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए जो अपने प्रीलिम के लिए काम करने। फॉर एग्जांपल उन्होंने बैंक मैनेजर को ब्राइब में पैसा दे दिया हो, उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन में पैसा दे दिया हो। अगर उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड और 2000 के लिमिट्स है ना, अपना समझो तो 100 लोगों के बिना ही रिसीट जनरेट कर देगा 2-2000 रुपए के और फिर दे देगा। और पॉलिटिकल पार्टी पे तो इनकम टैक्स है नहीं, तो वो तो कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, नोट्स वापस नहीं आएंगे, फिर अपने ऐसे जो भी बिल्डर है माफिया है उनको एक्सचेंज करके दे देंगे, और बीच में उनका कमीशन होगा वगैरह। बहुत सारे उन्होंने टोटके अपनाए, बट हाउ दे मैनेज टू ट्रिक द सिस्टम, उन्होंने सरकार को चुना कैसे लगाया उसका प्रीलिम में सवाल बनता नहीं, तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। सफिशिएंट टू नो कि डिमोनेटाइजेशन के चलते हार्डली 10,000 करोड़ का ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय हुआ। पब्लिक ने उसमें क्या ट्रिक यूज करे अपना सब ब्लैक मनी छुपाने के लिए, शॉर्ट टर्म में क्या नेगेटिव इंपैक्ट, लॉन्ग टर्म में क्या पॉजिटिव इंपैक्ट, वो सब मींस का माल है जो मींस में समझेंगे आफ्टर दिवाली। देयर विल बी सेपरेट कोर्स, अभी हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं ताकि हैंडआउट एकदम क्रिस्पी और कॉम्प्रेस्ड रहे, तो वो अभी हम समझ रहे हैं। तो हम ये सब चीजों में नहीं जा रहे हैं, वो मींस में दिवाली के बाद देखेंगे। चिदंबरम जो कि कांग्रेस के लीडर हैं और बाकी भी ऐसे ऑपोजिशन के लीडर्स और सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंप्लेंट कर दी कि ये सब डिमोनेटाइजेशन इलीगल है, एटीएम की लाइन में लोग खड़े रहे, उनकी मौत हो गई, पानी नहीं मिला था वगैरह। सो दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सब जजमेंट क्या दिया वो समझना है। ये है एक चूहा यानी माउस, ये चूहा मारने के लिए क्या तोप का इस्तेमाल करना चाहिए? अब कर तो सकते हैं, बट देन व्हाट विल हैपन कि पूरा घर ही टूट जाएगा। यानी कि दिस मेथड इज डिसप्रोपोर्शनेट, ये अनुपातहीन है। यू शुड नॉट यूज अ कैनन टू किल अ माउस। तो चिदंबरम और बाकी जो कांग्रेस लीडर वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट ने जो ये डिमोनेटाइजेशन किया 500 एंड 1000 रुपए नोट्स का, जिसके चलते लोग लाइन में खड़े रह गए, उनकी डेथ हो गई बहुत गर्मी के चलते, और फिर पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई, जॉब लॉस हो गया, लोगों की मौत हो गई। तो ये सब तो मतलब कैनन जितनी बड़ी इंपैक्ट थी, और आपने मारा क्या चूहा, हार्डली 10,000 करोड़ का ब्लैक मनी उससे डिस्ट्रॉय हुआ। तो ये सब मतलब डिसप्रोपोर्शनेट था, अनुपातहीन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये पाया कि देखो डिमोनेटाइजेशन के 4 ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय करना, दूसरा करप्शन में जो पैसा बना है ब्लैक मनी का वो डिस्ट्रॉय करना, तीसरा टेरर फाइनेंस को रोकना, क्योंकि ये दाऊद इब्राहिम जितने भी फेक नोट बनाता है ये वो और आईएसआई मिलके उसमें ज्यादातर वो 500 और 1000 रुपए के ब्लैक मतलब फेक नोट बनाते थे, इससे टेरर फाइनेंस होता था, आतंकियों को पैसा जाता था, वो सबको लड़ने के लिए ये सब किया है। तो गवर्नमेंट ने जो भी किया वो प्रोपोर्शनेट था। सो इट हैज पास्ड द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब ये सामने चूहा नहीं था, ये डायनासोर था, डायनासोर को मारने के लिए तोप इस्तेमाल करिए वो बराबर है। सो सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑन द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये एक बात हुई। दूसरा चिदंबरम वगैरह का कोर्ट में ये कंप्लेन था कि ये सब इलीगल तरीके से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंस है, जो प्रोसीजर है उसका पालन नहीं हुआ, उसको हम समझते हैं। देखिए आप लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे कि पूरा साल पार्लियामेंट नहीं चलती है, साल में यूजुअली 3 बार वो लोग मिलते हैं। बजट सेशन जो फरवरी से मई में होता है, मानसून सेशन जुलाई सितंबर में होता है, और विंटर सेशन जो नवंबर दिसंबर में होता है। अब मान लीजिए ऐसे जो सेशन उनके हुए उसमें संसद एक बार कानून बना देती है, जैसे कानून है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, तो वो तो एक बार बन गया, मान लीजिए नवंबर में बन गया। अब आप समझो राउंड द ईयर 365 डेज उसमें कुछ ना कुछ नए चेंजेस करने पड़ेंगे कि सपोज कैल्शियम कार्बाइड उसकी मदद से ये मैंगो और फ्रूट्स को आर्टिफिशियली राइप करने के लिए, पकाने के लिए वो किया जाता है, पर उससे कैंसर होता है, वो खराब चीज है, उसको बैन करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया, उसमें हो सकता है ये नाम नहीं लिखा हो सकता है बाद में पता चले ये और भी 25 लाख के केमिकल है, उसको बैन करना पड़ेगा। समोसे को न्यूज़पेपर में पैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में होती है इंक, पेट्रोलियम और वो सब, और समोसे के ऑयल में वो समोसे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है इंक और पेट्रोलियम, फिर आप खाते हैं आपको कैंसर हो सकता है। सो दिस नीड्स टू बी बैन्ड। समोसा प्लेन पेपर में पैक करो, न्यूज़पेपर में पैक मत करो। तीसरा
टी बैग, वो चाय की जो बैग होती है गर्म पानी में डालो चाय बनती है, तो वो टी बैग बनाई तो क्या उसमें स्टेपलर पिन से उस बैग को सील करना चाहिए? उसमें डेंजर है कि जब आपने टी कप में डाला फिर आप पीते हो तो स्टेपलर का पिन अगर निकल गया और आपके गले में जाए इट विल हार्म यू, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अब आप समझो कि संसद के पास इतना टाइम है, एक्सपर्टीज है कि ऐसा रूल के नया-नया रूल बनाती रहेगी, जवाब है नहीं। तो कानून में क्या लिखा है कि देखो लेजिस्लेशन इज मेड वन टाइम, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट वी हैव मेड इट वन टाइम। अभी ये जो रोज का ऐसा रोना-धोना चलता है, वो काम होगा FSSAI नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका एक चेयरमैन होता है जो खुद एक फूड साइंटिस्ट होता है। तो उसको सारी पावर दी, अब तुम बैठ के रोज लिखते रहो, तुमको जो बैन करना है अनबैन करना है, तुम्हारी मर्जी है। सो दैट मीन्स डे टू डे ये जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सब क्या है, उसको हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेट मतलब प्रत्यायोजित कर दिया कि वी द पार्लियामेंट डू नॉट हैव टाइम, सो यू FSI का फूड साइंटिस्ट यू टेक द डिसीजन ऑन डेली बेसिस। तो इसी का डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब आरबीआई एक्ट एक बार बन गया, कब 1934 में, ऑफकोर्स बाद में थोड़े-थोड़े सुधार हुए, तो बन गया, उसमें सब लिख दिया कि आरबीआई विल इश्यू दिस 2 रुपीस से लेकर। अब उसके बाद अगर डिमोनेटाइजेशन करना है तो क्या पार्लियामेंट ने करना है? जवाब है नहीं। उसमें ऐसा लिखा है कि जब भी आपको नोटबंदी करनी हो तो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड, वो क्या है, पिलर 1 टू मॉनेटरी पॉलिसी में देखा था, वो सेंट्रल बोर्ड गवर्नमेंट को रेकमेंड करेगा कि भाई ये 500,000 के नोट बैन कर दो, और उसके बाद गवर्नमेंट मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री एक नोटिफिकेशन जारी करेगी कि ये तारीख से जो भी नवंबर दिसंबर 2016 से ये नोट बैन है। तो यानी कि डिमोनेटाइजेशन हुआ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से। पार्लियामेंट ने नोटबंदी नहीं किया, गवर्नमेंट या उनके ऑफिसर्स ने ये डिसीजन लिया। जस्ट लाइक कैल्शियम कार्बाइड को पार्लियामेंट ने बैन नहीं किया, कैल्शियम कार्बाइड को ये ऑफिसर ने बैन किया है बिकॉज़ इट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। हाँ, तो चिदंबरम और बाकी जो ऑपोजिशन वाले थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये सब इलीगल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो 5 जजों की बेंच थी, उसमें से 1 2 3 4 4 जजों ने बोला नहीं ये सब लीगल है। डिमोनेटाइजेशन जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन द्वारा किया गया, मतलब पार्लियामेंट इज नॉट डूइंग इट, आरबीआई एंड गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री इज डूइंग इट, दिस इज वैलिड, यस दिस इज वैलिड, दिस इज लीगल, ये जायज है, सही है। लेकिन एक जज थी, उसने मना किया कि नहीं, ये जो चीज़ है वो गलत हुई है। संसद ने खुद से कानून बना के नोटबंदी करनी चाहिए थी। पार्लियामेंट शुड हैव डायरेक्टली पास द लॉ टू डिमोनेटाइज दिस। ये इन्होंने किया, ये मतलब ऐसा आरबीआई एक्ट में नहीं लिखा है, या इसका मतलब लेटर इन स्पिरिट में ये सही नहीं हो रहा है। बट खैर अब वो तो 5 जज की बेंच थी, 4 लोगों ने यस में बोल दिया तो ये तो पास है, मतलब गवर्नमेंट इज गिवन क्लीन चिट रिगार्डिंग डिमोनेटाइजेशन, तो मैटर खत्म हुआ। अब इसके बाद और जो भी है तो वो कोई चीज़ मायने नहीं रखती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लीन चिट दे दिया है। सो दिस इज वन थिंग। तो हमने टैक्स इवेजन, अवॉइडेंस, टैक्स हैरेसमेंट, डिमोनेटाइजेशन ये सब देख लिया। जनता टैक्स चोरी क्यों करती है, व्हाई पीपल इवेड टैक्सेस, वो आपके हैंडआउट में सब दिया, कॉमन सेंस की बात है, पढ़ के खत्म करो। दूसरा, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स यूज करके हम टैक्स कलेक्शन को कैसे इंप्रूव करें, तो वो सब मींस का माल है, वो मींस के अंदर नवंबर, मिडिल ऑफ द नवंबर के बाद उसके कोर्सेज होंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। तो प्रेजेंटली वो सब डाल के ये हैंडआउट को और लंबा नहीं करना है। सो दोस थिंग्स आर डन। इसके बाद और भी बहुत सारे छोटे-छोटे कांसेप्ट पढ़ने हैं, बट वो फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना है। उससे पहले हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के दौरान मैंने आपको 3 पीवाईक्यू पूछे गए, तो एक-एक जो अपना ब्रेक होगा, 3 ब्रेक होते हैं यूजुअली, उसमें एक-एक एमसीक्यू देखते हैं। तो अभी मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, तब तक सुकून से इस 2021 के पीवाईक्यू को ऑब्जर्व करो। आफ्टर द ब्रेक वी विल सॉल्व दिस। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। 2 more minutes. ऑलराइट फ्रेंड्स, ब्रेक पीरियड में आप लोगों ने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया होगा, तो मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ नहीं रहा, डायरेक्टली आपकी वोटिंग लाइन चालू होगी। एबीसीडी में से जो आर्गुमेंट सही लगता हो, कोर आर्गुमेंट पकड़ना है, मेन चीज, पेरिफेरल चीजें नहीं। शोले मूवी कॉमेडी मूवी भी है, म्यूजिक मूवी भी है, उसके अंदर महबूबा महबूबा तो डांस मूवी भी है, बट कोर मूवी वो एक एक्शन मूवी है। तो यहाँ सब ठीक लगता है, अपन कोर आर्गुमेंट क्या है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। वोटिंग लाइन अभी शुरू होगी इन 3 2 1 स्टार्ट।
अंकिता, निमिष, आयुष, शैलजा, शुभम, दिवु, साध्वी, आदित्य, इंशा, चारू, सोनिया, सौम्या, अभिनव, अमित, प्राज्वल, पारस, मोहित, सुरभि, रोहन, भानु, ऋतिक, ऐश्वर्या, मासूम, वैभव, अंकुर, चित्रा, अमर, अनदर्स। तो फिर साथ ही साथ निशांत, श्रुति, रोबो, अक्षर, रुचिर, अद्विति, क्रुश, प्रशांत, रागिनी, सात्विक, रितिन, अदर्स। करेक्ट आंसर 97% लोगों को लगा डी आंसर। अब क्या होगा डी आंसर? कोर आर्गुमेंट मतलब सरकार को क्यों परेशानी है? पब्लिक रियल एस्टेट खरीदती है, मकान खरीदती है, बंगले खरीदती है, पब्लिक ज्वेलरी खरीदती है, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन में पैसा आता है। ये सबके भी कुछ ना कुछ आप एंटी आर्गुमेंट सोच के या सेल्स स्माइली लगा सकते हैं, पर सबसे ज्यादा मतलब हार्डवेक क्यों होता है गवर्नमेंट का? क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता। पैसा नहीं मिलेगा तब सोचो, देयर इज अ मनरेगा स्कीम जहां विलेजर्स को 100 दिन का काम देना है, उसके लिए 40,000 करोड़ रिक्वायर्ड, टैक्स नहीं आएगा तो कैसे योजना चले? सो दैट इज द कोर प्रॉब्लम फॉर गवर्नमेंट, लॉस ऑफ रेवेन्यू। इसलिए आंसर विल बी डी। बाकी सब चीजें या तो इरेलेवेंट है या वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है कि भाई ब्लैक मनी क्रिएशन से गवर्नमेंट को पेन होती है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें समझना है टैक्सेशन की, हमने ब्लैक मनी वगैरह कंसेप्ट समझे। तो फाइनेंस कमीशन देखा, टैक्स इवेजन देखा, टैक्स अवॉइडेंस देखा, डिमोनेटाइजेशन देखा, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स वो मींस का माल है, उसको तब देखेंगे। 15 फाइनेंस कमीशन ने टैक्स कलेक्शन इंप्रूवमेंट के लिए क्या बोला, वो भी मींस का माल है, तब देखेंगे। नाउ वी लुक एट सम मिसलेनियस कांसेप्ट्स रिलेटेड टू टैक्सेशन। लाफेयर कर्व क्या है, टैक्स बायनेंसी क्या होता है, टैक्स इलास्टिसिटी क्या है, टैक्स के कहां से कम ज्यादा कलेक्शन होता है, ये सब हम पहले भी जीएसटी लेक्चर में देख चुके हैं। ये सभी डेटा आप हैंड आउट में दिया, देख लेना कि भारत के अंदर याद रखना है, सपोज अपना जीडीपी हो 100 रुपीज, मतलब 100 रुपए का उत्पादन हो रहा है, तो गवर्नमेंट को टैक्स में कितना पैसा आता है? यूजुअली 10 to 11 रुपीज ओनली। यानी इंडिया का टैक्स टू जीडीपी कितना है? 10% टू 11%, विच इज नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि बड़े जो दूसरे देश होंगे सेम टू सेम डेमोग्राफिक एंड डेवलपमेंट फेज में, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां पर ये नंबर 21% होता है, जबकि अपना 11% है। सो वी नीड टू पुट मोर एफर्ट टू कलेक्ट द टैक्सेस। नॉर्मली आप देखो जैसे 2020 या कोई साल जब भी है, ये जो ग्रीन कलर में लिखे वो सब जीएसटी वगैरह इंडायरेक्ट टैक्स है, तो उसमें समझो 4% वहां से आ रहा है, और जो येलो या ऑरेंज कलर है वहां से डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स वगैरह वहां से 6% आ रहा है। सो 6 + 4 10%। तो नॉर्मली क्या होता था कि इंडायरेक्ट टैक्सेस में से कम पैसा आता था, डायरेक्ट टैक्सेस में से ज्यादा। कुछ बार ये होता है चेंज भी हो जाता है, कुछ बार उल्टा भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कोरोना तो पैटर्न चेंज होती है। तो हमेशा मतलब अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि एवरी ईयर गवर्नमेंट अर्न्स मोर मनी इन डायरेक्ट टैक्सेस कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस या उल्टा, तो वो सब सही नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वाला ईयर होगा वो एक्सेप्शनल हो जाएगा कि उसमें अलग दुनिया होगी। क्या रेवेन्यू शॉर्टफॉल क्या है? फॉर एग्जांपल सपोज आप अगर ऐसा टारगेट बनाए 2022 1 फरवरी को आप एक गोल बनाए खुद के लिए कि मैं इस बार मई महीने में आईएएस की एग्जाम दूंगी और उसके मैं अपने को 100 पॉइंट्स दूं, उस कमिटमेंट के या उस डिटर्मिनेशन के। मैं नवंबर में कैट एग्जाम भी दूंगी, उसके मैं अपने को 100 पॉइंट्स दूं, और मैं 2023 मार्च में होने वाली एसएससी एग्जाम भी दूंगी और उसके मैं अपने खुद के डिटर्मिनेशन या कमिटमेंट के खुद को मैं 100 पॉइंट्स दूं। यानी मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन या एस्टिमेट क्या है? 100 + 100 + 100 यानी 300। इसको मैं कहूं बजट एस्टिमेट है। फिर रियलिटी में क्या होगा? मई महीने में आईएएस एग्जाम उसको स्किप कर दे, कैट आया तब ये तैयारी कम थी, मार्च महीने में आया वो भी नहीं दिया या दे दिया। सो देन रियलिटी क्या होगी? आईएएस एग्जाम नहीं दिया, कैट नहीं दिया, एसएससी आया था वो दिया, तो 100 पॉइंट्स ओनली। मतलब एस्टिमेट क्या था? 300 लाना था। रिवाइज्ड एस्टिमेट आफ्टर द ईयर वाज ओवर, यू रियलाइज कि मैंने तो 100 रुपए का ही काम किया है। तो यहाँ जो शॉर्टफॉल है कितना? 200 रुपए का। वो क्या है? शॉर्टफॉल। तो अगर बजट में कुछ ऐसा हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? बजट के अंदर रेवेन्यू शॉर्टफॉल। तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल क्या है? फॉर एग्जांपल 1 फरवरी 2019 को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जो बजट प्रेजेंट किया उसमें ऐसा लिखा कि हमें उम्मीद है कि इतना 19,62,761 करोड़ रुपीस हमको टैक्स में कलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर पता चला कि असल में तो 16,84,059 करोड़ ओनली कलेक्टेड। पूरा साल जब खत्म हुआ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2020 तक, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कितनी थी 19, रियलिटी कितनी है 16, तो जो शॉर्टफॉल है वो कितना 2.76। तो उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू शॉर्टफॉल है या टैक्स में उम्मीद से कम पैसा आया। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप समझो फरवरी में आपने एस्टिमेट किया ना कि अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर की मार्च में इतना आएगा, बीच में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। अब जैसे अगर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा तो कस्टम्स के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले में पैसा कम आएगा, अगर लोकल इकोनॉमी में स्लो डाउन है, पब्लिक शॉपिंग कम कर रही है तो जीएसटी में पैसा कम आए। सो व्हाटएवर योर प्रोजेक्शंस आर देयर, इन रियलिटी यू मे अर्न लेस मनी। हालांकि बाद के जो वर्ष आए जैसे 2020, 2021, 2022 हम पाते हैं कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल नहीं सरप्लस होता है, मतलब उम्मीद से ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो जाता है। कि उन्होंने अगर 1 फरवरी को प्रोजेक्शन किया कि 20 लाख करोड़ का कलेक्शन होगा, पर उसमें भी थोड़ा और ज्यादा कलेक्शन हो जाता है पूरे साल। सो नाउ इट इज इंप्रूविंग। व्हाई? क्योंकि टैक्स सर्वेलेंस इंप्रूव हो रहा है, सब ऑनलाइन डेटाबेस कलेक्शन पहले से ज्यादा सब चीजें स्टेबल हो रही है, उसमें भी इनपुट टैक्स क्रेडिट उस हिसाब से जो ट्रेस किया जाता है सब लोगों को, रेट आजकल पहले से ज्यादा मारे जा रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट वी आर एबल टू कलेक्ट मोर टैक्सेस देन एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये प्रश्न हो कि बाकी तो ठीक है 2021-22 वगैरह, 2020 में तो कोरोना हुआ था ना, तो कोरोना में सरप्लस कैसे हो सकता है? तब तो लॉस होना चाहिए क्योंकि पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी। देन हाउ डिड गवर्नमेंट अर्न मोर मनी देन एक्सपेक्टेड? उसका कारण यह है कि उस वक्त गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज बहुत ज्यादा बढ़ाना चालू कर दिया। तो अगर आप पुराना समय याद करो कि मान लीजिए पेट्रोल बिफोर कोरोना 80 रुपीस था और आजकल 100 रुपए के ऊपर चल रहा है, वो क्यों चल रहा है इधर से उधर? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी में काफी बढ़ोतरी की गई है एंड एवरीवन हैज टू यूज पेट्रोल डीजल, सो इनेविटेबली आपको टैक्स भरना पड़ता है। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट इज हैविंग सरप्लस। भले कोरोना में गवर्नमेंट को इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स में कम पैसा आया था, पर एक्साइज ड्यूटी में ज्यादा पैसा आ गया पेट्रोल डीजल के ऊपर, तो उनकी काम हो गई। आगे का मुद्दा है लाफेयर कर्व। लाफेयर कर्व डायरेक्ट टैक्स के साथ जुड़ा है, उसे समझते हैं। वाई एक्सिस पे मैं लिख दूं टैक्स रेवेन्यू, मतलब कितना पैसा सरकार ने टैक्स में कमाया, $0 बिलियन, $30 बिलियन। और मैं एक्स एक्सिस पे लिख दूं टैक्स रेट्स, 0% इनकम टैक्स, 15% इनकम टैक्स, 60% इनकम टैक्स, 100% इनकम टैक्स। और फिर मैं पॉइंट्स प्लॉट करूं तो मान लीजिए अगर इनकम टैक्स है 0%, तो गवर्नमेंट कितना डॉलर कमाएगी? सपोज अमेरिकन गवर्नमेंट की बात करें, $0 कमाएगी, तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया 0 0। मान लीजिए इनकम टैक्स हो 100%, जितना पैसा कमाए सारा इनकम टैक्स में दे देना है, तो गवर्नमेंट को कितने डॉलर की इनकम होगी? जवाब है 0। आपका ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझो जितना पैसा कमाए सारा इनकम टैक्स में दे देना है, तो हम काम क्यों करेंगे? हम काम ही नहीं करेंगे। आई विल नॉट गो टू जॉब एट ऑल इफ आई हैव टू पे एंटायर मनी एज इनकम टैक्स। मैं तो घर पे बैठता हूं ना, क्या काम करूं? सो दैट इज आल्सो इम्प्रैक्टिकेबल। खैर उसको प्लॉट करना है पॉइंट, तो वो यहां पर पॉइंट होगा 100 इनकम टैक्स, $0 इनकम, 100 0। दैट मींस इनकम टैक्स 0 भी नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स 100 भी नहीं होना चाहिए, वरना गवर्नमेंट को इनकम आएगी नहीं। अभी कोई और पॉइंट सोचते हैं। सपोज इनकम टैक्स हो 60% और गवर्नमेंट को इनकम होती है डॉलर में $1 बिलियन, तो वो पॉइंट इधर प्लॉट होगा। अब $1 बिलियन तो उतनी बड़ी रकम नहीं है, यू आर राइट, क्योंकि आप समझो टैक्स रेट बहुत ज्यादा है। 60% इनकम टैक्स मींस व्हाट? इफ यू अर्न $100, $40 आपके पास रहेंगे, 60 सरकार ले लेगी, तो टू मच टैक्स इज देयर। तो सरकार की ये नीति के चलते पब्लिक क्या करेगी? बहुत सारा टैक्स इवेजन करेगी, टैक्स अवॉइडेंस करेगी। कुछ लोग मेहनत ही नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, हम तो बैठे रहते हैं। तो अगर टैक्स की दरें बहुत ज्यादा होती है, इनकम टैक्स की दरें, तो पेमेंट की इनकम अच्छी नहीं होगी। तो यानी इनकम टैक्स जैसे डायरेक्ट टैक्स में बहुत ज्यादा हाई रेट भी नहीं होना चाहिए।
अच्छा फिर थोड़ा और चेंज करते हैं कि चलो इनकम टैक्स को रखते हैं 15% तो 15% इनकम टैक्स, और उस वक्त मान लीजिए गवर्नमेंट को इनकम होती है $30 बिलियन, तो ये वाला पॉइंट इधर प्लॉट होगा 15% इनकम टैक्स $30 बिलियन कलेक्शन, जिसको मैं हैप्पी स्माइली दूंगी, ठीक है। 15% इनकम टैक्स मींस इवन यू आर नॉट वेरी अनहैप्पी कि मैं $100 कमाऊंगा, 85 मेरा होगा, 15 गवर्नमेंट का होगा, और सब लोग टैक्स भरेंगे तो कलेक्शन भी अच्छा हो जाएगा। तो आप समझो कि टैक्स का परसेंटेज कम है तो पब्लिक उसको पे कर देगी। दूसरा $100 आपने कमाए, 15% गवर्नमेंट को दिया, यानी 85% आपके पास है, तो उसे आप भी तो कुछ खरीदेंगे, नया मोबाइल, नया कार, तो उस हिसाब से जो भी कार कंपनी, मोबाइल कंपनी, वो भी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, पब्लिक को जॉब पे रखेगी, जिनको को जॉब मिली तो वो लोग भी इनकम टैक्स भरेंगे, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर की इनकम अच्छी होगी, वो कॉर्पोरेशन टैक्स भरेंगे। सो इट विल हेल्प, सो ओवरऑल इट विल इंप्रूव द टैक्स कलेक्शन अमाउंट। तो बस यही है लाफेयर कर्व, अमेरिका का इकोनॉमिस्ट था आर्थर लाफेयर, उसका जो कर्व है वो क्या बताता है कि एक हद तक व्हेन यू कीप इंक्रीजिंग द इनकम टैक्स परसेंटेज तो आपके कलेक्शन इंप्रूव होती है, फिर उसके बाद अगर बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ा दोगे तो कलेक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक ब्लैक मनी में ज्यादा काम करेगी और फिर तो काम करना ही छोड़ देगी। इफ इट इज 100% इनकम टैक्स देन नो वन विल हैव इंसेंटिव टू वर्क। तो इस ग्राफ को देखते हुए मतलब ये कुछ ऐसा बनता है, तो हमेशा टैक्स मतलब थोड़ा कम ही रखना चाहिए। अमेरिका में इस चीज से पहले इनकम टैक्स की हाईएस्ट लेवल थी 40%, उसने कम कर दिया 35, कॉर्पोरेशन टैक्स जो भी डायरेक्ट टैक्स थी उसकी हाईएस्ट लेवल थी 35%, कम कर दिया 15%, बिकॉज ही बिलीव इन लाफेयर कर्व। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ऐसा किया है, 2017 से पहले इनकम टैक्स का स्लैब था 5%, अब उसको कम करके 2017 से पहले इनकम टैक्स का लोएस्ट स्लैब था 10%, उसको और कम कर दिया 5%। कंपनियों के प्रॉफिट पे लगता है कॉर्पोरेशन टैक्स, उसमें पुरानी कंपनियों के ऊपर पुरानी इंडियन कंपनीज, ओल्ड इंडियन कंपनीज पे पहले लगता था 30% कॉर्पोरेशन टैक्स, उसको कम करके, क्योंकि लो लेवल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर गुड फॉर द टैक्स कलेक्शन। सो लाफेयर कर्व इज डन, और ये लगता है डायरेक्ट टैक्स पे। खिचड़ी मत करो, ये जीएसटी पे नहीं लगता, जीएसटी अलग दुनिया है। आप समझो अगर कोई लाइफ सेविंग ड्रग है, कैंसर की, कोरोना की, जीएसटी होगा तो भी आप भरोगे, फिर आप अवॉइड नहीं कर सकते, इज अ सेपरेट थिंग। मिल्क पे अगर ज्यादा जीएसटी होगा तो भी भरना पड़ेगा, क्योंकि उनको अवॉइड नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड कोका कोला पे जीएसटी बढ़ा दोगे, हो सकता है पब्लिक कोका कोला पीना छोड़ दे, बिकॉज यू कैन अवॉइड कोका कोला। सो जीएसटी में लाफेयर कर्व इज नॉट एप्लीकेबल, लाफेयर कर्व इज मेंट फॉर डायरेक्ट टैक्सेस ओनली ऑन योर, विच आर ऑन योर इनकम प्रॉफिट वगैरह, डायरेक्ट टैक्सेस पे लगता है। उसके बाद का मुद्दा है टैक्स बायंसी, यानी उछाल। अगर आप फुटबॉल को स्विमिंग पूल में डालोगे तो गिरेगा, फिर वापस बाउंस बैक हो जाएगा, तो वो क्या है बायंसी, समझते हैं। जस्ट मिनट, पानी में सो नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स बायंसी। ये क्या कहना चाहता है सपोज कोई देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन पहले से बढ़ जाए, या हम कहें कि जीडीपी बढ़ जाए। जीडीपी क्या, पिलर 4 में देखें जीडीपी क्या है, पूरे साल में आपके देश में जितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, उसका क्या फाइनल मार्केट वैल्यू है। सपोज पिछले साल था 100 लाख करोड़, अब हो गया 110 लाख करोड़, तो हम 10% जीडीपी ग्रोथ आ गया। तो मतलब जब भी प्रोडक्शन इंप्रूव होता है तो जीडीपी ग्रोथ रेट इंप्रूव होता है, करेक्ट। अब आप समझो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ज्यादा वर्कर्स को जॉब पे रखा है, इसलिए प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है, और वो वर्कर्स भी अगर इनकम टैक्स भरते हैं तो नंबर ऑफ टैक्स पेयर भी इंप्रूव हुए हैं, तो फिर इनकम टैक्स कलेक्शन भी इंप्रूव होना चाहिए। यस, तो हो रहा है, तो इनकम टैक्स कलेक्शन भी इंप्रूव होना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स को काम मिला, वर्कर्स इनकम टैक्स भरेंगे तो जीडीपी इंप्रूव होना चाहिए। तो भले हम लोग टैक्स रेट को इंक्रीज ना करें कि 5% की जगह 10% इनकम टैक्स होगा, ऐसा नहीं, पहले भी 5% इनकम टैक्स हो, बाद में भी 5% इनकम टैक्स हो, लेकिन हो सकता है पहले आपको 100 करोड़ इनकम टैक्स कलेक्शन हो रहा है, अभी 110 करोड़ इनकम टैक्स कलेक्शन हो रहा है। क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स हैव इंक्रीज्ड, अनएम्प्लॉयड पीपल हैव डिक्रीज्ड, बेरोजगार कम हो गए, नौकरीशुदा लोग ज्यादा हो गए, तो वो सब टैक्स भर रहे हैं, तो भले 5% इनकम टैक्स है, पर कलेक्शन लाखों करोड़ में इंप्रूव हो गया है। तो इसको हम कहते हैं टैक्स बायंसी। अब फॉर एग्जांपल कि भारत देश का जीडीपी ट्रिलियन डॉलर में पहले हो $5 ट्रिलियन और नेक्स्ट ईयर हो जाए $5.50 ट्रिलियन, तो इधर से इधर कितना ग्रोथ है, 10% जीडीपी ग्रोथ रेट। सेम टू सेम टाइम में सपोज 2025 से 26 में इनकम टैक्स कलेक्शन पहले $1 मिलियन हो और बाद में इंक्रीज होकर हो जाए $1.11 मिलियन, तो इधर से इधर कितना बढ़ गया, ये करीब 11% ग्रोथ रेट। तो यानी ये ऐसी बात है कि जीडीपी ग्रोथ रेट इंप्रूव हुआ 10% और इनकम टैक्स का ग्रोथ रेट इंप्रूव हो गया 11%। इनकम टैक्स की जो रेट थी स्लैब थी सेम टू सेम ही है, 520-30 पहले भी था, बाद भी 520-30 है, लेकिन अमाउंट के रूप में पहले से ज्यादा कलेक्शन हो गई। तो यहाँ पर आप देखो कि जीडीपी ग्रोथ है 10 और इनकम टैक्स का ग्रोथ है 11%, तो ये इसका रेशियो निकालो 1.1 आएगा, तो यानी इनकम टैक्स की बायंसी 1.1। हाँ, तो टैक्स बायंसी क्या है कि अगर जीडीपी बढ़ता है तो टैक्स की आमदनी में कितनी बढ़ोतरी या उछाल होगी, उसका वो एक रेशियो है। टैक्स बायंसी इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स कलेक्शन टू द चेंजेस इन जीडीपी। अगर कोई टैक्स ज्यादा बायंड है, जिसमें उछाल ज्यादा है, तो उसका कलेक्शन इंप्रूव हो जाएगा, भले आप स्लैब चेंज ना करो। यू कैन इंक्रीज इट्स रेवेन्यू विदाउट चेंजिंग द टैक्स रेट्स, कि स्लैब पहले भी 520-30 और बाद में भी 520-30 हो, लेकिन फिर भी आपका कलेक्शन बढ़ जाए कि पहले आपको $1 मिलियन इनकम थी, अभी 1.11 मिलियन हो गई, मतलब 11% ग्रोथ आ गया इनकम टैक्स में। शर्त है जीडीपी पहले से ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए, तभी ये वाली चीज हो सकती है। एक लाइन की डेफिनेशन है, सुकून से हैंडआउट में देखना, एक दो बार खुद से लिख देना अगर याद नहीं रहता है, एंड इट इज डन। तो मतलब टैक्स बायंसी अगर ग्रेटर देन 1 हो, जैसे कि 1.1, तो उसको हम हैप्पी स्माइली देंगे, हाई बायंसी, क्योंकि वो ऐसा दिखाता है कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा, अगर जीडीपी बढ़ रहा है 10% की स्पीड से, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन अगर टैक्स बायंसी 1.1 है तो इसका मतलब यह कि इनकम टैक्स कलेक्शन 11% की स्पीड से इंप्रूव हो जाएगा। सो हाई बायंसी मींस टैक्स कलेक्शन विल बी इंक्रीज्ड एट अ फास्टर रेट कंपेयर टू द ग्रोथ इन जीडीपी, क्योंकि उसमें समझो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगी। आपने कार खरीदा तो कार शोरूम के अंदर और मैनेजर्स को रखना पड़ा, तो मैनेजर के चलते इनकम टैक्स पेयर एक बढ़ गया, वो मैनेजर जाके मोबाइल खरीदेगा तो मोबाइल कंपनी के अंदर एक और मैनेजर रखा, तो मल्टीप्लाई होते रहेंगे ना नंबर ऑफ मैनेजर्स, तो उस हिसाब से इनकम टैक्स पेयर्स मल्टीप्लाई होते रहेंगे। इकोनॉमिक सर्वे 2023 ने पाया कि जीएसटी की टैक्स बायंसी है 1.12, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा, वो क्या दिखाता है कि जीडीपी जितना इंप्रूव होगा उससे फास्ट गति से जीएसटी कलेक्शन इंप्रूव होगा। अगर लेस देन 1 हो तो उसका मतलब क्या, लो बायंसी है। तो वैसी बात है कि अगर जीडीपी इंप्रूव हो रहा है 10% की स्पीड से, लेकिन जीएसटी के पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जैसे वैट, सर्विस टैक्स वगैरह, वैसे देखिए वो हार्डली 0.9% ही या 9% ही इंप्रूव होते हो, क्योंकि उस वक्त आप जानते हैं टैक्स इवेजन के स्कोप ज्यादा थे, सब कैश में ट्रांजैक्शन कर लेते, पकड़ना मुश्किल था। जीएसटी में तो सेल्फ पुलिसिंग है, क्योंकि हर एक स्टेज पे इनवॉइस बनाना पड़ता है, सो देयरफॉर इट इज मोर शोइंग मोर बायंसी कंपेयर टू सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो पुराने समय के टैक्स थे। तो दैट इज टैक्स बायंसी। उसके बाद का मुद्दा है टैक्स इलास्टिसिटी। इलास्टिक आप समझते हैं, लचीलापन कितना है। सपोज इनकम टैक्स है 520-30, मैं ओल्ड टैक्स रेजिम की बात कर रहा हूं, न्यू टैक्स में नहीं जा रहा। ओल्ड टैक्स रेजिम का सबसे पहला स्लैब है 5%। उस वक्त मान लीजिए गवर्नमेंट को कलेक्शन हो रहा है 50,000 करोड़ रुपीस का,
अगले साल मान लीजिए बजट में गवर्नमेंट कहे कि अब से इनकम टैक्स का स्लैब होगा मिनिमम 10%, मतलब 5% वाला डिलीट करते हैं, अब से मिनिमम होगा 10%। और फिर गवर्नमेंट का इनकम टैक्स कलेक्शन पहले से इंप्रूव हो जाता है, सपोज 1.20 लाख करोड़ रुपीस। तो ये क्या दिख रहे हैं हम लोग कि टैक्स का परसेंटेज बढ़ाया। देखो इधर जीडीपी की बात नहीं हो रही, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ कि नहीं उसकी बात नहीं करें, हम बात कर रहे हैं टैक्स का जो स्लैब था परसेंटेज था उसको चेंज किया। हाँ तो टैक्स का परसेंटेज बढ़ाया तो कर आमदनी में कितनी बढ़ोतरी होगी उसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है इलास्टिसिटी। सो टैक्स इलास्टिसिटी टॉक्स अबाउट द इंक्रीज इन द टैक्स रेट परसेंटेज एंड हाउ मच मोर रेवेन्यू प्रोपोर्शनेटली इट विल जनरेट। इधर यहाँ से यहाँ ये जो 5 to 10% किया तो यहाँ से यहाँ कलेक्शन 50,000 करोड़ से बढ़ के 1.20 लाख करोड़ हो गया। तो वो जो है उसके साथ जो कंसेप्ट है मैथमेटिकली कि सपोज ये जो भी है, सपोज ये 50% या ये 100% इंक्रीज हुआ तो यहाँ ये 120% इंक्रीज हुआ, ऐसी जो भी बात है उसको हम कहेंगे टैक्स इलास्टिसिटी, कर का लचीलापन। अब आप कहेंगे हाँ तो फिर तो ये तो बढ़ाते रहो ना, ऐसा यही बढ़ता रहेगा। नहीं भाई, अभी तो हमने समझा लाफेर कर्व क्या बोलता है, एक हद तक बढ़ेगा फिर ये बंद हो जाएगा, फिर गिरना चालू हो जाएगा। सो इन डायरेक्ट टैक्सेस दिस इलास्टिसिटी वेराइज एज पर द लाफेर कर्व, इंप्रूव होगा। फिर 10 से अगर आप 100% कर दोगे इनकम टैक्स तो ये गिर के हो जाएगा 0 रुपये कलेक्शन, क्योंकि तब कोई टैक्स बढ़ेगा नहीं। सो इन डायरेक्ट टैक्स टैक्स इलास्टिसिटी इज नॉट स्टैटिक, नॉट ऑलवेज इंक्रीजिंग, वो वेराई करती है, एक हद तक बढ़ती है फिर गिर जाती है। व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिपेंड करता है मिल्क है या मूवी टिकट है या क्या है। इज इट एन अवॉइडेबल एक्सपेंस और अनअवॉइडेबल एक्सपेंस? अगर एचआईवी कैंसर की मेडिसिन है कि आपको लेनी पड़ेगी तो फिर उसमें जीएसटी कितना भी बढ़ा दो पब्लिक लेती रहेगी, तो उसका ग्राफ अलग बनेगा। अगर मूवी टिकट है बहुत ज्यादा टैक्स उस पे लगा है, लोग नहीं जाएंगे सिनेमा देखने, तो वो गिर जाएगा। तो वो पूरी उसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के ग्राफ बना सकते हैं, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। एक लाइन के अंदर थोड़ा बहुत समझ लेना था जो हमने समझ लिया। मित्रों पिलर 1 याद करो, मैंने आपको सिखाया था मनी मल्टीप्लायर कि कैसे लोन डिपॉजिट करके पैसा बढ़ता है। अगर आप 10 साल तक के पीवाईक्यू देखो तो उसमें ये क्या 2 बार वो क्वेश्चन आया है, पर आप समझो मैंने 10 साल जो अगर बैच किए होंगे तो सभी 10 साल मैंने तो सब बैच में पढ़ाया होगा ना। सिमिलरली ये जो मैंने अभी आपको बताया टैक्स इलास्टिसिटी एंड टैक्स बायंसी, इसको अभी तक यूपीएससी ने नहीं पूछा पिछले 10 साल में, पर मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा। दिस इज नॉट लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की हर साल वही आता है और कुछ दूसरे टॉपिक आएंगे नहीं आएंगे बोल नहीं सकते। सो दिस वी हैव टू प्रिपेयर। यस यूपीएससी हैज नॉट आस्क्ड इट, लेकिन हम उसकी बाकी एग्जाम जैसे सीडीएस सीएपीएफ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम वगैरह कुछ देखें, एट सम इंटरवल्स दे हैव आस्क्ड अबाउट दिस कांसेप्ट, तो हमने वो देख लिया। तो लाफेर कर्व देखा, टैक्स बायंसी, टैक्स इलास्टिसिटी, ये हो सकता है 10 साल में एक बार दिख जाए आपको, हर साल नहीं दिखेगा, पर जान लिया तो एक क्वेश्चन भी तो अच्छा है ना भाई, 2 मार्क आते हैं उसके। सो वी लर्न अबाउट द टैक्स कलेक्शन। अब आप समझो ये जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन थे, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम वगैरह कलेक्ट किया, ये जितना कलेक्ट किया टोटल अमाउंट होती है 33 लाख करोड़ रुपीस, इसको हम कहेंगे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। अब ये सारा पैसा क्या मोदी जी खुद स्पेंड कर सकते हैं? जवाब नहीं, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ने बोला भाई कि इसके अंदर से 41% तो स्टेट्स को दे देना है। हाँ, तो अकॉर्डिंगली आउट ऑफ दिस 33 लाख करोड़ रुपीस करीब 10 लाख करोड़ रुपीस तो स्टेट्स को टैक्स डेवल्यूशन का मिल गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि जवाब जम नहीं रहा है, तुम बोले यूनियन को 33 और स्टेट को 10 लाख करोड़ दिया, तो ये तो जो भी मतलब जवाब है मे बी 30%, फाइनेंस कमीशन ने कितना बोला 41%, तो ये तो मैच नहीं हो रहा है ना भाई, क्योंकि सेस सरचार्ज की रकम यूनियन विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू स्टेट्स इन 41%। आप समझो ये जो 33 लाख करोड़ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, इसके अंदर सेस भी आता है और सरचार्ज भी आता है, लेकिन इसमें सेस और सरचार्ज तो नीचे स्टेट्स को गवर्नमेंट देगा नहीं, तो इसलिए बाकी जो भी रकम होगी उसका जा रहा है, तो उसका 41% जा रहा है, विच इज एब्सोल्यूट रकम 10 लाख करोड़ जा रही है। तो परसेंटेज इधर ऐसे गिनने मत बैठो, दे विल नॉट मैच। नेक्स्ट, ये जो 33 लाख करोड़ है उसमें से 10 लाख करोड़ तो फाइनेंस कमीशन ने नीचे टैक्स डेवल्यूशन ने स्टेट्स को दिलवा दी, फिर कुछ 8000 करोड़ रुपीस डिजास्टर फंड में जाएंगे। अब याद करो जो टॉबैको था, तंबाकू, उस पे 3 चीजें लगती हैं, जीएसटी का एक, फिर जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लगता है दूसरा, और तीसरा लगता है एनसीसीडी, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी। तो ये जो नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी है वो एक जात का टैक्स है, तो आपने इधर लिखा होगा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, बट वो सारा पैसा गवर्नमेंट अपनी मर्जी से स्पेंड नहीं कर सकती, वो तो सिर्फ डिजास्टर फंड में रखना है, तो उसको 8000 करोड़ को और अलग रख दिया। तो फिर जो बाकी बचा कितना 33 माइनस 10 माइनस 8000 करोड़, तो बचा 23 लाख करोड़ रुपीस, उसको हम कहते हैं नेट टैक्स रेवेन्यू। नेट मतलब शुद्ध, ये शुद्ध रूप से पैसा अवेलेबल है जो यूनियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से खर्च कर सकती है। आपको उसमें भी टर्म कंडीशन होते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल के ऊपर, एक्साइज के ऊपर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लिया तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, बट ये जो भी पैसा बचा उसको हम कहते हैं नेट टैक्स रेवेन्यू। अब कुछ लोग कहेंगे ग्रॉस और नेट की ये फॉर्मूला मुझे मंजूर नहीं है, मुझे अलग फॉर्मूला चाहिए, व्हाई इट इज लाइक दिस? तो मित्रों जो सरकार एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, उसमें वो इस तरह से गिन के सब दिखाती है कि इतना माइनस तो जो बचा वो नेट है। अब आपको ये फॉर्मूला से ही तकलीफ है तो आप जाके इसको लिखो, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का ये जो बजट का ऑफिसर है उसको लिखो, जो फॉर्मूला चेंज करें मुझे बताना। वाई पार्ट उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि वो इसको ऐसे क्यों गिनते, तो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं ढूंढने नहीं गया। अगर आप पीवाईक्यू देखोगे यहाँ से जो आते हैं थियरी टाइप के, उसकी लिमिटेशन है एनसीईआरटी के आसपास तक का होता है, तो बियॉन्ड दैट वी विल नॉट स्टडी। क्या तो ये जो मिसलेनियस कांसेप्ट्स है वो हमने देखे। तो टैक्सेशन में मतलब समझो मोटा मोटा सब खत्म हो गया, वी आर डन विद पिलर 2 बी। अब इसी 2 बी के हैंडआउट में भी आगे हम चलते हैं तो एक और हैंडआउट उसी के अंदर एम्बेडेड है, एक हैंडआउट में 2 सेक्शन है, पिलर 2 सी, जहां पर सब्सिडी, सैलरी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, उन सब की बात करनी है। तो अभी बजट और उसके अंदर ये सब्सिडी वगैरह की बातें करनी है, दैट आल्सो वी विल डू। जस्ट अ मिनट, इसे फ्रेश माइंड से करें वही बेहतर होगा। तो हम क्या करते हैं 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उस वक्त आप ये दूसरा पीवाईक्यू सॉल्व करो जो 2016 प्रीलिम में आया था। सो ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, तब तक आराम से इस पीवाईक्यू को सॉल्व करो, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। 3 more minutes।
30 more seconds. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये सवाल के अंदर आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड। कुछ तो ऐसे स्टेटमेंट है कि दे आर ब्लेटेंटली रॉन्ग, वो गलत ही है, या बीरबल की खिचड़ी पकाओ तो ही वो जस्टिफाई हो सकते हैं, तो ऐसे सबको डिलीट करो, फिर जो बचे एकदम कोर ऑफ द कोर चीज, वो आपका जवाब होगी। तो यहाँ पर भी मैं सीधी वोटिंग लाइन चालू करूंगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट आपने पढ़ लिए होंगे। सो योर वोटिंग लाइन एंड टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। दीपाली, विनीत, प्रशांत, सुरभि, तन्मय, स्वप्निल, वैभव, अंकिता, रवि, अमरेश, निमिष, संजय, कनिष्क, इकरा, अखिल, अदिति, इंद्रेश, अभिनव, शशांक, जतीन, गगनदीप, आदि, भार्गव, साक्षी, प्रियांशु, रीत, अभिजीत, स्नेहा, दानियाल, तनुजा, कबीर, ये सब लोग फिर निशांत, श्रुति, द्विति, क्रुश, अक्षर, रागिनी, रोबो, रुचि, ऋत्विक, प्रशांत, मोहित, अदर्स करेक्ट आंसर्स। बी जीरो जनरल प्रॉफिट शिफ्टिंग, कल मैंने आपको बताया था एक कंसेप्ट है, उसका एक फोटो है। नॉन रेसिडेंट तो मतलब आ गया, बट बीपीएस तो मतलब मैकडॉनल्ड, वो क्या कर रहा था कि वो अगर ऐसा कहे कि मेरा 200 रुपये का बर्गर है, पर सामने मेरा जो कॉस्ट प्राइस है बर्गर का, वेजिटेबल और मसाला वगैरह वो मैं बाहर कहीं से मंगाता हूँ, केमन आइलैंड से, मेरा प्रॉफिट है 0, सो आई विल पे वेरी लेस टैक्स या नो टैक्स, तो वो हुआ बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, बीपीएस। तो माइनिंग तो कहां हुआ, मैकडॉनल्ड किधर माइनिंग कर रहा है? इट इज पॉसिबल यहां भी ऐसी बदमाशी करती हो, बट इट इज नॉट कन्फाइंड, मात्र सीमित नहीं है माइनिंग कंपनियों से। सी ऑप्शन क्या कहते हैं, जेनेटिक रिसोर्स का सब करें तो वो तो कुछ रेलेवेंट नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है एनवायरमेंट का नुकसान करें, हाँ कर सकते हैं, पर उसके साथ जुड़ा ये कंसेप्ट नहीं है। सो व्हेन यू एलिमिनेट द ब्लेटेंटली रॉन्ग ऑप्शंस, तो फिर जो बचा वो अपना जवाब है, तो जवाब क्या हुआ, ऑप्शन बी, कर्बिंग ऑफ द टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। अब यहां पर आपको समझो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल करके उसका सब वकालतनामा दायर नहीं करना है कि देखो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग है, वो टैक्स इवेजन नहीं है, वो तो टैक्स अवॉइडेंस है। यू आर राइट, बट द अदर ऑप्शंस आर मोर रॉन्ग, और यहाँ ऑप्शन ही तो है नहीं, नन ऑफ द अबव, तो क्योंकि बाकी लोग अदर ऑप्शंस आर ब्लेटेंटली रॉन्ग, सो यू हैव टू सिलेक्ट लेस बैड ऑप्शन, जो कम गलत है उसको सिलेक्ट करना है, तो कम गलत क्या है, ऑप्शन बी, सो दैट इज राइट। हाँ, तो ये 2016 में पूछा, तो अभी तक देखो हमने 2 सवाल सॉल्व किए, उससे पहले वाला क्या था, ब्लैक मनी क्यों खराब है, सिंपल वन लाइनर था। इसके बाद ये पूछा, ये भी सिंपल वन लाइनर ही था, 94% लोगों ने करेक्ट किया, अब 6% लोग या क्या वो बीरबल की खिचड़ी पकाने गए, नहीं तो वो प्रॉपर्ली एलिमिनेट नहीं कर पाए, ये इतना मतलब गड़बड़ प्रश्न नहीं है। इफ यू रिकॉल पिलर 1A1 एक प्रश्न था कि भीम ऐप के अंदर देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, तो वो एक टफ क्वेश्चन था, तो ये इतना है नहीं, एक लाइन की चीज है भाई, ध्यान रखो। अभी एक और भी सवाल है, अपन उसको नेक्स्ट ब्रेक में देखेंगे। क्या हम वापस आते हैं, तो हम लोगों ने खत्म किया लाफेर कर्व, टैक्स बाउंसी, टैक्स इलास्टिसिटी, ये भी ऐसे ही कंसेप्ट है, एक लाइन में याद रखना। अब तक आप समझो हमने क्या समझा, बजट का रेवेन्यू पार्ट, सब टॉपिक रिसीव, सब टॉपिक टैक्सेस, जिसमें कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम, ये सब हमने समझा। सपोज आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जाके एक स्पीड पोस्ट करते हैं, 25 रुपये उसकी फीस है, 5 रुपये उस पर चढ़ा आईजीएसटी, और ये सारी इनकम गवर्नमेंट की है, तो इसको आप प्लॉट कैसे करोगे? देखिए ये जो पैसा जीएसटी का आया उसे हम कहेंगे टैक्स रिसीट, तो वो तो यहाँ लिख देंगे, पर ये जो 25 रुपीज फीस गवर्नमेंट ने कलेक्ट की, व्हेन दे वर प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज ऑफ स्पीड पोस्ट, तो 25 रुपये किधर लिखोगे? तो उसे हम लिखेंगे रेवेन्यू, सब टॉपिक रिसीट, सब टॉपिक नॉन टैक्स रिसीट, क्योंकि समझो वो टैक्स की आमदनी नहीं है, टैक्स के बाहर की जो चीज हुई, तो चाहे रेलवे टिकट हो, पोस्टल टिकट हो, वो सब जो भी इनकम हुई, योजना कुरुक्षेत्र मंथली मैगजीन सेल किया उसकी इनकम हुई, ये सब क्या नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, सो दिस इज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। तो ऐसी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में और क्या क्या आता है, जब गवर्नमेंट इंडिया ईयरबुक बेचती है, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन बेचती है, रेलवे सर्विस, पोस्टल सर्विस, सो दिस आर द एग्जांपल्स। और क्या क्या एग्जांपल, जब गवर्नमेंट ने कोई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जैसे ओएनजीसी सरकारी कंपनी है, आरबीआई है वगैरह से डिविडेंड में, प्रॉफिट शेयरिंग में उनको कुछ पैसा मिलता है, तो वो सब हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, सरकारी कंपनी से जो उनको पैसा मिला प्रॉफिट के शेयरिंग में, डिविडेंड के रूप में। कुछ बार ये होता है कि गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने यूपी स्टेट गवर्नमेंट को प्रिंसिपल यानी लोन दिया मूलधन, और उस पर यूपी स्टेट गवर्नमेंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चुकाएगी, तो पूरा लोन प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट प्रिंसिपल लेती या देती है, वो बजट के कैपिटल पार्ट में लिखा जाता है, पर उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट ब्याज चढ़ता है उसको हम लिखते हैं बजट के रेवेन्यू पार्ट में। तो यानी व्हेन यूनियन गवर्नमेंट इज रिसीविंग इंटरेस्ट फ्रॉम यूपी स्टेट गवर्नमेंट, भूटान गवर्नमेंट, बांग्लादेश की सरकार जब भारत सरकार को लोन के ब्याज का पैसा चुकाती है, तो वो हमने लिख देना है इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो भी क्या है रेवेन्यू, सब टॉपिक रिसीव्ड, सब टॉपिक नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड। एंड लास्टली ग्रांट्स रिसीव्ड, ग्रांट मतलब अनुदान, लोन नहीं अनुदान, तो ये वर्ल्ड जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी या अमेरिकन गवर्नमेंट डोनेशन के रूप में, ग्रांट के रूप में, अनुदान में भारत को पैसा दे देते, वो सब क्या है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड। तो ब्रेक के पहले हमने देखा नेट टैक्स रेवेन्यू कितना था, 23 लाख करोड़, कुछ लोग वो 23 किधर से आया भाई, इधर से आया। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू था 33 लाख करोड़, उसमें से 10 लाख करोड़ फाइनेंस कमीशन ने स्टेट को दिया, टैक्स डेवोल्यूशन 8000 करोड़ दिया डिजास्टर मैनेजमेंट में, बाकी जो रकम बची दैट इज कॉल्ड नॉन नेट टैक्स रेवेन्यू, नेट टैक्स रेवेन्यू शुद्ध राजस्व, कर राजस्व, दैट वाज 23 लाख करोड़। हाँ, तो नेट टैक्स रेवेन्यू 23 लाख करोड़ जो टैक्स में आया, फिर ये सब रेलवे टिकट, पोस्टल टिकट, ये सब बेच के, डिविडेंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसीव करके, ग्रांट रिसीव करके, नॉन टैक्स रेवेन्यू में करीब 3 लाख करोड़ आया, तो 23 प्लस 3 कितना, 26, तो टोटल रेवेन्यू रिसीट कितनी होगी, 26 लाख करोड़ रुपीस कुल राजस्व प्राप्ति। सो टोटल रेवेन्यू पार्ट के अंदर से कम हुई, टैक्स के अंदर से 23, ये रेलवे टिकट वगैरह से 3 लाख करोड़, तो टोटल 26 लाख करोड़ इज द रेवेन्यू रिसीट्स। अब तक हम लोगों ने समझा कि बजट का रेवेन्यू पार्ट और उसके अंदर रिसीट या इनकम। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चों की बात करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे खर्चे कि जिससे कोई नया फैक्ट्री या हॉस्पिटल या हाईवे नहीं बन रहा है, डे टू डे फंक्शनिंग में जो पैसा जाता है, कि जैसे ऑफिसर्स की सैलरी, पेंशन, प्रिंटर की इंक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल वगैरह, कि जिनसे कोई नई इनकम जनरेटिंग एसेट, हाईवे, हॉस्पिटल, एरोप्लेन कुछ बन नहीं रहा है, कोई फिजिकल फाइनेंशियल एसेट क्रिएट नहीं हो रही है, ऐसा जितना पैसा है, सैलरी, यूटिलिटी बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, रीपेमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट, वो सब समझना है, वो कैसे धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं। पूरा चित्र कुछ ऐसे बनेगा, उसमें मैं जो आपके हैंडआउट में भी दिया है, देखिए बजट का रेवेन्यू पार्ट, उसके अंदर इनकमिंग, इनकमिंग में मैंने आपको बताया टैक्स के अंदर आएगा 23 लाख करोड़, नॉन टैक्स रेलवे वगैरह में 3 लाख करोड़, तो कुल मिलाकर 26 लाख करोड़, तो ये तो हिसाब आ गया इनकम का। रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर, या जिसके मैं कहूँ आउटगोइंग, तो आउटगोइंग में 35 लाख करोड़ रुपीस खर्चे हो रहे हैं। खर्चे ऐसे हो रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लोन लिया होगा इन्वेस्टर से, ये जो भी जीसेक वगैरह, ट्रेजरी बिल वगैरह, तो इंटरेस्ट रीपेमेंट सरकार ने पुराने कर्ज पे सरकार ने जो ब्याज चुकाना है इन्वेस्टर्स को वापस करना है,
वो एक बहुत बड़ा चंक होता है, 10 लाख करोड़ रुपए उसी में माइनस चला जाएगा। फिर गवर्नमेंट ने अपने ये ऑफिसर्स को सैलरी देनी है, वो सब माइनस में आउटगोइंग चला गया। फाइनेंस कमीशन ने जो ग्रांट्स दिलवाए स्टेट्स को, याद करो स्टेट्स को एक तो टैक्स डेवल्यूशन में पैसा गया और उसके अलावा ग्रांट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स, वो सब तो ग्रांट का पैसा गया। और सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट जो पैसा स्पेंड करती है, करीब 4 लाख करोड़ इसमें जाएंगे। सब्सिडी में क्या आएगा? फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी वगैरह। वो क्या है हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो पूरा चार्ट आपके हैंडआउट में, इसको सुकून से देखना। देखिए टैक्स रिसीट जो आया कितना 23 लाख करोड़, जिसके अंदर कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब चीजें, जीएसटी वगैरह है। तो उसमें से 41% तो स्टेट्स को गया ना, वो करीब 10 लाख करोड़ गया, लेकिन उसमें सेस और सरचार्ज को शेयर नहीं किया। वो सब पूरा क्या मामला हम समझ चुके। सो व्हेन यू लुक एट द चार्ट, इससे पहले जितना समझा था आप समझो, ये क्रिस्टोफर नोलन की मूवी जो थी उसका क्लाइमेक्स यहाँ पर चार्ट में आ गया थोड़ा बहुत। अब आप पुरानी जो देखोगे फिर से मूवी, मतलब हैंडआउट शुरू से देखोगे ना, इट विल मेक सेंस। अच्छा सेस सरचार्ज शेयर नहीं होता, वो क्या बोलना चाहता था, मैं ये बोलना चाहता, इधर शेयर नहीं होता है। एनीवेज नेक्स्ट टॉपिक इज सब्सिडी। तो पहले समझना है कि सब्सिडी और टैक्स में क्या फर्क है। एक तो हो सकता है टैक्स में कितना 23 लाख करोड़ आ रहा है। टैक्स इज अ कंपलसरी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन, इम्पोज्ड बाय द स्टेट। अनिवार्य बाध्य है, आपकी मर्जी नहीं, मुझे नहीं, मैं इनकम टैक्स नहीं दूं भाई, भरना पड़ता है। रिफ्यूजल टू पे द टैक्स इज पनिशेबल, सजा हो सकती है, जेल हो सकती है। नेक्स्ट मित्रों, अगर आप किसी होटल ओनर को देते हैं सपोज 30 रुपये और आपको एक समोसा देता है, तो वो तो कमिटेड चीज है ना कि यू विल पे मनी एंड ही हैज प्रॉमिस्ड टू गिव यू समोसा। पर यहाँ ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं है। पेइंग द टैक्स नॉट प्रॉमिसिंग एनी, डज नॉट प्रॉमिस एनी स्पेसिफिक और डायरेक्ट गुड्स और सर्विसेज। मुकेश अंबानी कहे कि मैंने 500 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा, तो गवर्नमेंट ने क्या प्रॉमिस किया तुमको समोसा खिलाएंगे, कुछ एक्सवाइजेड करेंगे? नहीं। मुकेश अंबानी की BMW कार भी जब जाएगी और सड़क में अगर पॉटहोल्स हैं, गड्ढे हैं, तो उसको लगेंगे, वैसे नहीं मुकेश अंबानी का ट्रैक लगे, उसको पॉटहोल नहीं आना चाहिए। नो, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्ट किया उसमें गवर्नमेंट ने आपको सामने कोई रसीद बना के नहीं दी कि उसके एवज में ये चीजें प्रोवाइड करने की हम कसमें खाते हैं। सो टैक्स डज नॉट प्रॉमिस एनी डायरेक्ट गुड्स और सर्विसेज टू द टैक्स पेयर। ऑन द अदर हैंड सब्सिडी, जिसके अंदर ये 3-4 लाख करोड़ रुपए जाते हैं हर साल। सब्सिडी क्या है? जब सरकार किसी आदमी को या कंपनी को कोई बेनिफिट दे दे, जैसे हम लोग पिलर 4 में देखेंगे कि गवर्नमेंट 6000 रुपीज देती है हर साल फार्मर्स को, स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो ये क्या, 1 लाख का बेनिफिट दिया। सो इट इज अ स्पेसिफिक बेनिफिट प्रॉमिस्ड, 6000 रुपए टू फार्मर। तमिलनाडु के अंदर कुछ अन्ना इडली, अम्मा इडली या अम्मा कैंटीन चलता है, जहां 1 रुपए में इडली मिलता है। सो दैट इज सब्सिडी। मान लो इडली का प्राइस होना चाहिए 50 रुपए, 100 रुपए, और 1 रुपए मिलता है 99 रुपए का सब्सिडी। सो इट इज अ स्पेसिफिक बेनिफिट प्रॉमिस्ड। पर्सन मे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सब्सिडी, वो मना कर सकता है, उसको कोई जेल में फिट नहीं करेगा। कोई किसान को नहीं चाहिए 6 रुपए, तो सरकार उसको पिस्तौल नहीं दिखा रही कि लेना ही वरना जेल में फिट कर देगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडीज विद एग्जांपल्स। कुछ तो ऐसी सब्सिडी है कि जो सीधा कैश में दी जाती है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6000 रुपए पर एनम। आपको कैश वो बोलने की बात है कि कैश ट्रांसफर है, असल में बैंक से पैसा ट्रांसफर होता है, कैश में आजकल कोई पैसा देता नहीं। हम लोग आगे पिलर 5 में समझेंगे कि जैसे गरीब लोग एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं, उसमें 200-300 रुपए उसको सब्सिडी में जाते हैं। वो क्या है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल स्कीम। फिर गरीब महिलाओं के नाम पे ऐसे सिलेंडर के कनेक्शन बनवाए जाएंगे, उसकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। वो सब हम लोग पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर सब टॉपिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे। कुछ ऐसी सब्सिडी होती है जो काइंड यानी वस्तु के स्वरूप में दी जाती है, जैसे तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट अगर देती हो अम्मा इडली एट 1 रुपी, तो वो क्या वस्तु है? आपको 100 रुपए नहीं दी कि तुम होटल से खा लो, आपको दिया 1 रुपए में, तो वो सब्सिडाइज 99 रुपी। सो दैट इज सब्सिडी गिवन इन काइंड, वस्तु के रूप में। गरीब बच्चों को फ्री में स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, बुक्स, शूज ये सब दिए जाएं। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में मेडिसिन दिए जाएं। गरीबों को बिना प्रीमियम के इंश्योरेंस दिया जाए। ये सब क्या वस्तु के रूप में चीज जा रही है। आपको इंश्योरेंस इज अ सर्विस नॉट अ गुड, बट आप समझते हैं कि वो पैसा तो उसको नहीं दे रहे ना, तो इन दैट सेंस इट इज नॉट मनी। कुछ बार ये होता है सब्सिडीज आर गिवन इनडायरेक्टली। मान लीजिए एमबीबीएस के 2 कॉलेज हो, जिसमें एमडी का जो कोर्स होता है, मतलब मेडिकल के ऊपर जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, प्राइवेट कॉलेज में मान लो 50 लाख रुपए का, और पब्लिक सरकारी कॉलेज में मान लो फीस हो 5 लाख रुपए, तो आपको जो सस्ते में मिला इनडायरेक्टली, तो वो क्या है 45 लाख रुपए सब्सिडी। अब मान लीजिए जो प्रोफेसर है उसकी सैलरी हो 2 लाख रुपीस, तो आपकी फी में तो जा नहीं रहा है ना, क्योंकि आपने तो उतना फी भी नहीं भरा जितनी प्रोफेसर की सालाना सैलरी होगी। एवरी ईयर आप 5 लाख रुपए भर रहे हैं और उसकी हर महीने की सैलरी बन नहीं रही है, तो इनडायरेक्ट सब्सिडी है वो, क्योंकि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली प्रोफेसर्स को सैलरी के रूप में पैसा दे रही है और आपको सब चीजें सस्ती होगी। सो चीप फीस इन द गवर्नमेंट कॉलेज, चीप केरोसिन, चीप यूरिया, चीप क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम। जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको तो फुल पेमेंट मिल रहा है। प्रोफेसर इज गेटिंग 2 लाख रुपए सैलरी पर मंथ, बट आपको पूरे साल में उसका 24 लाख रुपए सैलरी नहीं बनना है, आपको 5 लाख रुपए भी बननी। सो यू आर गेटिंग इनडायरेक्टली सब्सिडाइज्ड एजुकेशन। तो यहाँ गवर्नमेंट इज पेइंग सम मनी टू एन ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, ताकि वो अपना महंगा माल आपको सस्ते में बेचते हैं। कुछ होती है रेगुलेटरी सब्सिडी, जब नियामक खुद तय करे। हम लोग आगे पिलर 5 में देखेंगे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन SERC, वो तय करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट प्राइस क्या होना चाहिए। तो बिजनेसमैन को कंपनी में बिजली चाहिए, सपोज 15 रुपए पर यूनिट है, और अगर जो फार्मर है तो उसको वो लोग फ्री में दिलवा देंगे, या कहेंगे फार्मर को 1 रुपए पर यूनिट के अंदर बिजली मिलेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी गिवन टू फार्मर, वो सब क्या हुआ? रेगुलेटरी सब्सिडी, क्योंकि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर है, दे हैव डिसाइडेड दैट फार्मर शुड गेट इट फॉर चीप प्राइस। कुछ होती है प्रोक्योरमेंट सब्सिडी, अगर किसान से सरकार अनाज ऊंचे दाम में खरीद रही है, तो सपोज मार्केट में वीट का प्राइस चल रहा है 1700 रुपीज पर 100 kg, लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं, तुमसे हम 2100 रुपए में लेंगे क्योंकि तुम गरीब हो और तुम्हारी हेल्प होनी चाहिए। तो वो जो सब हो रहा है वो क्या? सब्सिडी, प्रोक्योरमेंट सब्सिडी। जब सरकार खरीदती है उसके लिए एसोसिएटेड कंसेप्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। वो क्या है? वो पिलर 4 एग्रीकल्चर में हम लोग समझेंगे। फिर होती है इंटरेस्ट सब्सिडी या इंटरेस्ट सबवेंशन, जो हम लोग पिलर 1D में देख चुके हैं कि अगर 9% ब्याज पे किसान को लोन दिया, गवर्नमेंट पे कर दे, तो किसान ने सिर्फ 4% ही पे करना पड़े, तो बाकी जो खर्चा बच गया वो सब क्या? इंटरेस्ट सब्सिडी, व्हेन गवर्नमेंट विल पे सम ऑफ द लोन इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर। फिर एक कंसेप्ट है क्रॉस सब्सिडाइजेशन। मान लीजिए ट्रेन का एक रूट है कश्मीर टू कन्याकुमारी, और रेलवे ने सोचा कि पैसेंजर से 100 रुपए लेंगे, और अगर ये फ्रेट यानी माल सामान जो जा रहा है उसके ऊपर भी हम लोग 100 रुपए लेंगे फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। लेकिन फिर सरकार सोचे नहीं, ये तो लोग तो बहुत गरीब हैं, उनसे कम फी लेनी चाहिए। सो देन व्हाट गवर्नमेंट विल डू? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट फी को कर दिया 80 रुपीज, तो यहाँ लॉस हो गया ना 20। तो उसकी भरपाई के लिए क्या करना पड़े? फ्रेट ट्रांसपोर्ट जो था, माल सामान परिवहन था, उसमें 20 रुपए और महंगा कर दो, तो फ्रेट ट्रांसपोर्ट फी हो जाएगी 120 रुपीज। सो देन व्हाट रेलवे विल डू? पैसेंजर टिकट सस्ता है, पर उसका लॉस रिकवरी कैसे हो रहा है? माल सामान जो फ्रेट जा रहा है उसकी फीस को बढ़ाकर। तो ये इधर से इधर लॉस की भरपाई हो रही है, उसको क्या कहते हैं? क्रॉस सब्सिडाइजेशन। तो लॉसेस को क्रॉस सब्सिडाइज किया जा रहा है। इसके बारे में भी पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर सब टॉपिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में समझेंगे। फिर एक कंसेप्ट समझते हैं, सपोज अमेरिका के अंदर पोल्ट्री या चिकन का प्राइस चला डॉलर में चलता होगा, पर रुपये में मान लो 10 रुपये का उधर चिकन मिलता हो। इंडिया के अंदर भी किसान या जो भी उसकी पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, तब वो एक चिकन का प्राइस चार्ज करते हो 20 रुपीज। आपके अमेरिकन सस्ता, इंडिया में महंगा क्यों है भाई? समझो ना, अमेरिका का जो फार्मर है उसके पास ज्यादा कैपिटल, टेक्नोलॉजी, वो बड़े पैमाने पे सब करता है, तो हो सकता है वो क्वांटिटी के हिसाब से उतना पैदा हो जाए कि इज एबल टू सेल इट फॉर चीप प्राइस, तो 10 रुपये में भी एक्सपोर्ट कर सकता है चिकन। अब ऐसी सिचुएशन में सपोज वो सारा माल इंडिया में आएगा,
तो इंडिया के लोग क्या कहेंगे, नहीं हम तो पेट्रियट हैं, हम तो देशभक्ति के लिए भारत के किसानों से ही चिकन खरीदेंगे, क्या ऐसा कुछ होगा? जब नॉट नेसेसरीली दे विल बाय द अमेरिकन पोल्ट्री, चिकन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर समझो लॉस हो रहा है किसका, इंडियन फार्मर का। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, दो काम हो सकते हैं। गवर्नमेंट इंडिया के पोल्ट्री फार्मर को कहे कि डियर इंडियन पोल्ट्री फार्मर, तुम भी अपना चिकन 10 रुपये में बेचो, तुम्हारा जो लॉस हो गया क्योंकि तुमको तो 20 चाहिए था, डोंट वरी, पब्लिक तुमको 10 रुपये में चिकन परचेज करेगी और बाकी 10 रुपये गवर्नमेंट तुमको पैसा दे देगी। हाँ, तो गवर्नमेंट विल ट्रांसफर योर अकाउंट एंड यू सेल इट फॉर 10 रुपये, तो 10 + 10 तुम्हारा 20 रिकवर हो गया। तो अगर ऐसा किया जाए इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी। ऑन द अदर हैंड कुछ बार गवर्नमेंट ये करेगी कि इंडियन गवर्नमेंट विल बैन अमेरिकन पोल्ट्री, और ये मैं काल्पनिक नहीं कर रहा, आउट ऑफ ऑल द गिवन एग्जांपल आप सोचिए तुम ये चिकन और मुर्गी की क्यों बात करो, क्योंकि ये रियल एग्जांपल है। असल में गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि अमेरिकन पोल्ट्री को इंडिया में आने से हम लोग बैन करते हैं क्योंकि हमारे लोकल पोल्ट्री फार्मर का इससे नुकसान हो जाएगा। तो समझो ये तो बैन ही हो गया। तो कस्टमर के रूप में आप समझो कि मजबूरी में हमने 20 में खरीदना होगा। नाउ इंडियन कस्टमर इज फोर्स्ड टू बाय इंडियन चिकन एट 20 रुपीस बिकॉज़ अमेरिकन तो बैन हो गया, तो तुम ले नहीं सकते। सो नाउ इंडियन फार्मर इज गिवन 20 रुपीस, जिसके अंदर हो सकता है 10 रुपये की सब्सिडी है, पर वो सब्सिडी कौन भर रहा है, तो जब वो कस्टमर भर रहा है बाय पेइंग एक्स्ट्रा मनी टू द फार्मर। तो इसको हम कहते हैं इंप्लिसिट सब्सिडी, जो अंतर्निहित है, जो आप एमआरपी पे आप खरीद रहे हैं 20 रुपये में, तो वही असल में उसी के अंदर आप ही फार्मर को सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से लेते 10 में मिलता है, पर वो आपको मिल नहीं रहा है। सो व्हेन गवर्नमेंट इटसेल्फ विल फोर्स द कस्टमर टू बियर द कॉस्ट ऑफ द सब्सिडी, दैट इज इंप्लिसिट सब्सिडी। ये असल में रियल केस है, इसके बारे में पिलर 3 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग समझेंगे। आगे चल के अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंडिया के खिलाफ कंप्लेंट भी किया था, वो लोग केस भी जीते थे, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट मान नहीं रही थी। फिर मेरे ख्याल से ये G20 समिट अभी हुआ, उसमें इन लोगों ने वापस बाद में मिले थे अमेरिका और इंडिया के लीडर्स, एंड नाउ दे हैव डिसाइड टू फिक्स इट। तो हो सकता है अभी फ्यूचर में ये सस्ते वाले चिकन प्रोडक्ट्स में भी अवेलेबल इन इंडिया। तो रियल करंट अफेयर्स टॉपिक इसलिए मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं सब्सिडी के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स की। अगर जो ये सब महिलाएं जंगल से लकड़ी काटे उसे चूल्हा जलाएं तो दो चीज खराब है, वन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड सेकंड एयर पॉल्यूशन इनसाइड द किचन। लकड़ी जलाएंगे स्वास्थ्य में सब असर होगा। तो भारत सरकार लेकर आई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन जो विमेन है उनके नाम पे उनको एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन देंगे, बाद में उनको सब्सिडी देंगे टू परचेज द सिलेंडर। सो नाउ दे विल नॉट कट द ट्रीज, दे विल नॉट बर्न द वुड। तो ये तो पॉजिटिव इफेक्ट है। तो सब्सिडी कैन क्रिएट पॉजिटिव इफेक्ट आल्सो। पैसा जब वो उसे क्या मेरिट गुड्स, लाभदायक वस्तु, हेल्थ केयर की सब्सिडी, एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, एलपीजी, सोलर पैनल, विंडमिल्स, इन सब पे अगर सब्सिडी दी जाती है इट विल हेल्प द इकोनॉमी, सोसाइटी, एनवायरमेंट, सो इट इज बेनिफिशियल। ऑन द अदर हैंड कुछ बार ये होता है कि सब्सिडी से नेगेटिव इंपैक्ट भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक यूरिया कंपनी, यूरिया क्या है, वो एक फर्टिलाइजर है, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक बॉर्नविटा। आप नॉर्मल दूध पीते हैं आपकी हेल्थ बनती है, उसमें बॉर्नविटा मिला के पिएंगे और हेल्थ बन जाएगी। सो यूरिया इज जस्ट लाइक दैट। जमीन में भी अपने कुछ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं तो अनाज तो उग जाएगा, पर यूरिया डालोगे तो बॉर्नविटा जैसा होगा, वो ज्यादा अनाज उग जाएगा। हाँ, तो यूरिया इज अ फर्टिलाइजर। खैर यूरिया कंपनी डिसाइड्स कि मुझे तो 1000 रुपये पर किलोग्राम में बेचना है, या जो भी पर 45 केजी में बेचना है। गवर्नमेंट बोलेगी नहीं तुम 500 रुपये बेचो और बाकी का 500 लॉस हो रहा है तो हम सब्सिडी पे करेंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे सब्सिडी टू यूरिया कंपनी, ताकि यूरिया कंपनी सस्ते में इंडियन फार्मर को ये सब्सिडाइज यूरिया बेच दे। पर जब भी ऐसा होगा, कोई भी चीज आपको फ्री में या मुफ्त में या सस्ते में मिलते हैं, आप क्या करेंगे, लिमिट में नहीं रहते लोग। बहुत ज्यादा यूरिया डाल दिया जाए जमीन में, जिससे सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब तकलीफ होती है। सेकंडली बहुत सारा ऐसा चीप यूरिया नेपाल और बांग्लादेश में स्मगल हो जाता है, क्योंकि वहां की सरकारों के आप जानते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नेपाल में तो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ धमाल चलते रहे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सो दे विल नॉट हैव द मनी टू पे अ सब्सिडी टू नेपाली फार्मर्स। तो इधर से चुरा के स्मगल करके कुछ लोग उधर ले जाते हैं। सो दैट इज नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द सब्सिडीज, क्योंकि यहाँ इंडिया का टैक्स पेयर पैसा दे रहा है, इंडिया के फार्मर का भला होता है, अच्छी बात है, तो नेपाल के फार्मर का भी हम लोग ही बोझ हो रहे हैं। सो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सब्सिडी, पिलर 4 में इसको और समझेंगे यूरिया के बारे में। वन मोर एग्जांपल, एक जमाने में सरकार पेट्रोल डीजल पे भी सब्सिडी देती थी। डीजल पे सब्सिडी देने का कुछ ये कारण था कि सस्ता डीजल मिले तो किसान अपना डीजल पंप सेट चलाए, उसे इरिगेशन सिंचाई कर सके। लेकिन उसमें भी क्या सस्ता मिलता है तो पब्लिक लिमिट में नहीं रहती, तो दे दनादन 24 घंटे डीजल पंप सेट चलाओ और पानी इतना सब एक्सपेक्ट कर लिया कि ग्राउंड वाटर टेबल सब रिचार्ज नहीं हो पाए, उतना पानी खत्म कर दिया। उस जमाने में जब सस्ता डीजल मिलता था तो ये जो भी महिंद्रा स्कॉर्पियो वगैरह एसयूवी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, तो जो भी ये सब बाबू सोना पब्लिक, खासकर जिनके माँ बाप के पास बहुत पैसा, तो पूरा दिन बस गाड़ी में बैठे रहे, उतरे नहीं उसमें से, दैट विल क्रिएट एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम। सो दीस आर नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सब्सिडीज। सब्सिडी में एक और प्रॉब्लम होती है, लीकेज या डाइवर्जन। ऊपर से मान लीजिए 100 रुपये भेजे जाए, लेकिन नीचे से 20 पैसा ही भेजे, क्यों, बाकी 80 पैसा जो भी करप्ट ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो खा जाते हैं, तो उसे कहते हैं सब्सिडी लीकेज। इसको खत्म करने के लिए सरकार ने क्या किया है, आधार कार्ड लिंकिंग, पान कार्ड लिंकिंग, सर्वेलेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ताकि कोई फर्जी आदमी है तो उसके आधार कार्ड के सामने एरर आ जाएगा तो सब्सिडी का पैसा उसको जाएगा नहीं। पान कार्ड नंबर के साथ बैंक अकाउंट को लिंक करें तो फिर गवर्नमेंट अगर डिसाइड करे कि सपोज मैं आपको बता रहा था एलपीजी पे 200 रुपीज सब्सिडी है, लेकिन उसमें नियम है कि इफ योर एनुअल इनकम 10 लाख या उससे ज्यादा है तो फिर सिस्टम एरर दिखा देगी, क्योंकि वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर से उसको क्रॉस लिंक करके पता चल जाएगा, तो फिर वो सब्सिडी नहीं देगा। तो ऐसा सब ऑनलाइन सर्वेलेंस, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी मदद से सरकार सब्सिडी लीकेज को कम करिए। ये सब हालांकि मींस का मुद्दा है तो मींस में आराम से समझेंगे। गरीब लोगों के जनधन अकाउंट, बैंक अकाउंट खोले गए, हमने आगे समझा था पिलर 1D फाइनेंशियल इंक्लूजन में। फिर बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक किया और बैंक अकाउंट को मोबाइल फोन से लिंक किया, ताकि हर एक गांव के अंदर तो बैंक ब्रांच है नहीं, फिर भी पब्लिक को पैसा स्पेंड करना है तो यूपीआई, भीम वगैरह टेक्नोलॉजी से वो पैसा अपने बैंक अकाउंट से स्पेंड कर सके। दैट वाज द आइडिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जनधन, आधार, मोबाइल यानी जेम, इनकी त्रिवेणी संगम, ट्रिनिटी किया गया, ताकि सब्सिडी लीकेज कम हो जाए, सही व्यक्ति को सब्सिडी मिले। ये सब मींस की चीजें, उसको मींस एग्जाम में आफ्टर दिवाली वेकेशन जो अपने कोर्स से शुरू होंगे तब हम उसको समझेंगे। फिर इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि ये सब सब्सिडी बंद कर देते हैं और सीधा ही गरीब आदमी के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो, 12,000 रुपये सपोज। लेट अस स्टॉप ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स, सिंपली ट्रांसफर मनी टू द बैंक अकाउंट ऑफ पुअर पीपल, ताकि वो गरीब नहीं रहे, वो अपने आप गरीबी से बाहर आ जाए। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई, कि सीधा ये 12,000 रुपये पुअर पर्सन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर। इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या आर्गुमेंट है वो सब हम लोग मेंस में समझेंगे। फिर इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि देखो डियर सलमान, आप एलपीजी सब्सिडी लेना छोड़ दो तो हम आपकी आरती उतारेंगे, आपका नाम वेबसाइट पे लिखेंगे, तो हाँ मेरा चेंज ऑफ हार्ट हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, अब मैं सब्सिडी नहीं लूंगा, आई हैड चेंज ऑफ हार्ट, आई विल नॉट टेक सब्सिडी। तो इसको हम क्या कहेंगे, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, कि जहां आपकी बिहेवियर को चेंज किया जाता है, कि उसको मतलब कोई पिन दिया जाए, मोटिवेट किया जाए आपको, एंड यू स्टॉप एक्सेप्टिंग सब्सिडीज। तो ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब मींस के मुद्दे, प्रीलिम्स का कोई काम नहीं, तो मींस के कोर्स में इसको देखिए। सो दैट इज सब्सिडीज। सब्सिडी में भी क्या होता है कि गवर्नमेंट ने सोचा हो कि इस साल 2 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में जाएगा, बट रियलिटी में 2.87 भी चला जाए, इट इज पॉसिबल, ओवररन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक योजना थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें गरीबों को 5 किलो फ्री में अनाज देना था। अब समझो अनाज फ्री, अपन गवर्नमेंट ने तो फार्मर से खरीदा तो उसको पैसा दिया होगा ना, पैसा 5-5 किलो अनाज देंगे। अब गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि ये वाली स्कीम सपोज कि नवंबर 2022 में बंद कर देनी,
लेकिन फिर वो उसको और एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि यूपी पंजाब गुजरात में स्टेट इलेक्शन आ रहे हैं और सरकार सोचे बंद कर देंगे, लोग वोट नहीं देंगे। सो देन व्हाट विल हैपन कि ओरिजिनली एस्टिमेट किया हो कि 2.6 लाख करोड़ रुपीस जाएंगे फूड सब्सिडी में, पर असल में जाए 2.87 लाख करोड़ रुपीस। तो ऐसा हो सकता है, सब्सिडी बिल कैन ओवर क्रॉस। एक और एग्जांपल, मैंने आपको बताया फर्टिलाइजर पे सब्सिडी सरकार देती है। अब बहुत सारा फर्टिलाइजर हम पोटाश फॉस्फेट वगैरह बाहर से इंपोर्ट भी करना पड़े, लेकिन रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते इंपोर्टेड फर्टिलाइजर के खर्चे बढ़ जाए। तो वो बात ऐसी है कि पहले सरकार ने सोचा था 1000 का फर्टिलाइजर है, 500 की सब्सिडी देंगे तो 500 में फार्मर को मिल जाएगा, पर अभी इंपोर्टेड फर्टिलाइजर का प्राइस ही 1500 हो जाए। अब सरकार चाहती है 500 का फर्टिलाइजर है, वरना फार्मर वोट नहीं देगा, तो गवर्नमेंट ने अपने पॉकेट से ज्यादा निकालना पड़े, 1000 रुपीस सब्सिडी देनी पड़े। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कि 2022-23 के बजट एस्टिमेट में सोचा था फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.05 लाख करोड़ होगी, लेकिन उससे लगभग डबल हो गया 2.25 लाख करोड़ रुपीस। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पैसा, ये जो मैंने आपको बताया, इंपोर्टेड फर्टिलाइजर महंगा हो गया, गवर्नमेंट वो सारा बर्डन फार्मर्स को पास नहीं कर सकती। दो कारण है, इंडिया के फार्मर्स बहुत गरीब हैं, मंथली उनकी यूजुअल इनकम एवरेज इनकम 10,000 से ज्यादा नहीं, और दूसरा अगर थोड़ा ज्यादा बढ़ा देंगे तो इट कैन हैव सम नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द वोटिंग बिहेवियर आल्सो। तो दो कारण से सरकार ने सारा बोझा खुद एब्जॉर्ब कर लिया, तो डबल बोझा हो गया था, तो फर्टिलाइजर सब्सिडी डबल हो गई। हाँ, तो सब्सिडी का बिल ओवर क्रॉस क्यों हो गया, मैंने आपको कारण बताया। पहला, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते इंपोर्टेड जो बाहर से फर्टिलाइजर है वो महंगा हो गया। दूसरा, स्टेट में जो इलेक्शन होने थे यूपी बिहार गोवा, 5 किलोग्राम फ्री अनाज की स्कीम की डेडलाइन जो होगी, मान लीजिए पहले सोचा फरवरी बंद करना है, फिर नवंबर तक भी बंद नहीं करे, तो बिल चढ़ते रहता है। सो दैट वाज सब्सिडी। अब इसके बाद का मुद्दा है बजट सब टॉपिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि उसके अंदर ये सैलरी और पे कमीशन वगैरह क्या होता है, ये भी हम लोग समझते हैं, बट विद फ्रेश माइंड तब तक क्या करते हैं, वापस तीसरे नंबर का जो पीवाईक्यू है जो 2022 प्रीलिम में आया था, इसको आप पढ़ो, सॉल्व करो। आफ्टर 5 मिनट्स वी रिज्यूम द क्लास, देन वी विल सी। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। टू मोर मिनट्स। वन मोर मिनट। थर्टी मोर सेकंड्स। और फ्रेंड्स, तो यहाँ प्रश्न है कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर जो चर्चा में रहता है वो क्या चीज है। अगेन बीरबल की खिचड़ी नहीं पकानी है, पूरा आर्गुमेंट क्या है उसको देखना है, एलिमिनेशन करना है जो गलत चीज है। योर वोटिंग लाइन एंड टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। पूजा, अनूप, मधुकर, गरिमा, निकिता, शालू, गौतम, अभिजीत, सुमित, शैलेंद्र, प्रियांशु, रिया, रवि, रोहन, प्रणय, वैभव, अनिशा, विशाल, स्वप्निल, उज्जवल, स्नेहा, नवनीत, दीपाली, नवरतन, हेमंत, किशोर, मयंक, सौम्या, प्रियंक, साक्षी, निशांत, श्रुति, द्विति, कृष, अक्षर, रोवो, ऋत्विक, सात्विक, रागिनी, प्रशांत, मोहिनी, आदर्श। करेक्ट आंसर्स। 67% लोगों को लगा डी शुड बी द आंसर। लेट अस चेक। भाई क्या था, हांगकांग की कंपनी है जो केमन आइलैंड की कंपनी को नेदरलैंड की वोडाफोन को बेचती है, और इस पर इंडिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैपिटल गेन्स टैक्स मांगता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो तुमने माल बेचा है वो असल में इंडिया के अंदर उसकी एसेट थी, उसको वो छुपाया गया था। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है किसका, इंडियन एसेट का। कौन सी इंडियन एसेट थी, हस्क कंपनी, जिसका मालिक था केमन आइलैंड की कंपनी जिसको बेचा गया था। तो सुकून से आप बनाना चालू करो किसका माल था, कौन बेच रहा है, कहां जा रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट थिंग। जब एक विदेशी कंपनी, कौन सी, हांगकांग की, अपने शेयर स्थानांतरित करे किधर, नेदरलैंड की कंपनी को, और ऐसे शेयर्स का मूल्य भारत में स्थित हज कंपनी से आ रहा है, दैट वाज द एंटायर वोडाफोन केस, उसको हमने कहा इंडायरेक्ट ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडायरेक्ट ट्रांसफर पर हम लोग टैक्स नहीं मांग सकते, तो भारत सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इनकम टैक्स को चेंज किया, फिर वो नेदरलैंड के कोर्ट में हार गए, फिर उसको अंडू किया, तो सब हमने देखा। सो आउट ऑफ ऑल द थिंग्स द आंसर इज बी। बाकी सब चीजें वो मिलती जुलती, आपको सुकून से सोचना है कि कहां से कहां जा रहा है, वो क्या पूछ रहा है आपको। देखिए 67% लोगों ने करके हमको बधाई। बाकी जो लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा, जो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाली पब्लिक है, दे विल बी मर्सीलेस, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो सही टिक करके आएंगे।
अगर यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट देखो, मेंस लिखने वाले जो होते हैं उसमें हार्डली 10% होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले और करीब 24% होते हैं सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाले। क्यों? बिकॉज वो तो ये केस और उसके बाद भी ये जो नेदरलैंड के कोर्ट में चला और वो केन एनर्जी वाला अपनी एयर इंडिया के प्लेन अमेरिका से अटैच करने वाले कंटिन्यूसली इट वाज इन न्यूज़। सो द सेकंड थर्ड अटेम्प्ट पब्लिक वुड डेफिनेटली गेट दिस आंसर करेक्ट। सो इफ यू आर नॉट गेटिंग इट करेक्ट, आपका लॉस है, कट ऑफ की रेस में आप बाहर हो जाते हैं। तो कैजुअली मत देखो, ये तो मतलब आसान चीज है। अगर वो क्वेश्चन होता कि बीमैप के अंदर 3 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग ना, वो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाला कर सकता है, नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट वाला कर सकता है, बट दिस वन इज सच दैट वो लोग कर देंगे। सो डू नॉट टेक द थिंग्स। 30-40 पन्नों का ये हैंडआउट है भाई, इतना आप कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव फर्दर। बजट के अंदर रेवेन्यू पार्ट, रेवेन्यू के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा था, जिसमें खास मुद्दे क्या थे। पुराने लोन पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट चुकाना है, फाइनेंस कमीशन ने ये पंचायती राज बॉडी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सबको जो पैसा ग्रांट्स में देना है, सब्सिडी के जो खर्चे होते हैं खासकर फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी, जिसके बारे में देख से पहले हमने देखा। डिफेंस के अंदर मान लीजिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन वगैरह के अंदर जो कुछ खर्चे हो रहे हैं, जो सोल्जर का यूनिफॉर्म है, टेंट बनाना है, ये सब। फिर मुद्दा आता है सैलरी एंड पेंशन, उसमें भी पैसा जाता है। आपके सैलरी तो में तो ज्यादा, पेंशन में कहाँ जाता है? अब तो एनपीएस है ना, यू आर राइट। पर आप समझो अगर कोई अंग्रेजों के जमाने के बाद, आजादी के बाद तुरंत आईएएस बना और ये एनपीएस आई थिंक 2004 में आया, राइट, पर उसके तुरंत में, उसके बाद में पहले में वो रिटायर हो गया, तो ऐसे कुछ केस बनते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी तक उसको पेंशन देते रहना पड़े। सो इट इज पॉसिबल that there will be some खर्चे ऑफ पेंशन आल्सो। एंड सो व्हाट शुड बी द सैलरी ऑफ ऑफिसर, हु विल डिसाइड दैट? उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर विल मेक पे कमीशन। जैसे फाइनेंस कमीशन क्या डिसाइड करेगा, यूनियन का पैसा स्टेट को देना है, पे कमीशन क्या डिसाइड करेगा, यूनियन ने एम्प्लॉय को कितना सैलरी देना है। ऐसा 7वां कमीशन बना था जस्टिस एके माथुर का, उसके बाद 8वां अभी तक बनना बाकी है, सो अप टू 7 ओनली। हाँ, तो 7th पे कमीशन आया, उसने क्या खास बातें रखी, आप बात समझो, इट इज वेरी ओल्ड थिंग, बट उसके बाद नया कुछ बना ही नहीं ना, सो दैट इज द लेटेस्ट थिंग। तो यानी उसने जो बातें करी उसके से ओनली कीवर्ड्स वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द एमसीक्यू। पे कमीशन, 7th पे कमीशन आने से पहले पे बैंड और ग्रेड बैंड नाम की सिस्टम थी, उसको हम पढ़ेंगे नहीं। अभी नया जो सिस्टम है उसको कहते हैं पे मैट्रिक्स। पे मैट्रिक्स समझो एक पिरामिड है, पर ये कुछ ऐसा पिरामिड है कि समझो इसके अंदर मान लीजिए कोई लेवल 1 पे और उसका सैलरी मान लीजिए 18000, बराबर, और जो ऊपर होगा मान लीजिए लेवल 12 पे उसका सैलरी होगा मान लीजिए 2 लाख रुपए। तो ऐसा वो मैट्रिक्स है। तब कौन से मैट्रिक्स में आते हैं उस हिसाब से सैलरी बनती है। मतलब डजंट मैटर कि सपोज आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, पर वो मैट्रिक्स में कहां बैठता है, तो होगा ना जो भी डीएसपी है, ये उसका डीआईजी है, ये उसका आईजी है, तो मैट्रिक्स में वो कहां पे बैठता है, उतनी उसकी सैलरी होगी। तो उस चीज को हम कहते हैं पे मैट्रिक्स। हाउ इट वाज नॉट इंपॉर्टेंट, यू सिंपली हैव टू रिमेंबर वन वर्ड, पे मैट्रिक्स कुछ था। फिर उसने बोला मिनिमम पे क्या होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी जो होती है, ग्रुप ए बी सी डी होता है यूनियन में, कुछ स्टेट के अंदर होता है क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4। हाँ, तो नीचे सबसे नीचे क्या, ग्रुप डी, मतलब ड्राइवर प्यून वगैरह जो होते हैं, उनकी मिनिमम सैलरी 18000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए, प्लस उस पे डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह मिले तो और पैसा उसका हो जाता है। मैक्सिमम पे कितना होगा, तो मैक्सिमम किसका होगा, जो सबसे बड़ा साहब है सेंट्रल गवर्नमेंट में, सबसे बड़ा साहब होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, जो एक आईएएस ऑफिसर होता है, तो उसकी जो सैलरी 2 लाख रुपए प्लस बटर। एक्चुअल फिगर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आप समझो कि वो तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है तो वो थोड़ा चेंज हो जाता है। सो नीड नॉट वरी, सिंपली रिमेंबर सम कांसेप्ट्स। 7th पे कमीशन आने से पहले सरकारी विभाग हो, मान लीजिए हो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उसके अंदर कोई क्लर्क है, क्लर्क है मुझे अपने बेटे के लिए पर्सनल कंप्यूटर लेना है, जिसकी कीमत मान लीजिए 20,000 उस जमाने में होती, लेकिन उस क्लर्क की सैलरी मान लीजिए 10,000 ओनली। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट उस क्लर्क को एक ज्यादा लोन दे देगा कि तुम ले लो ये एक्स्ट्रा पैसा, तुम कंप्यूटर खरीदो, बाद में आपकी सैलरी से हम लोग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कट कर लेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस। जब विभाग अपने सरकारी कर्मचारी को एडवांस में पैसा दे दे और ब्याज के साथ उसका पैसा रिकवर भी कर ले। सो व्हेन डिपार्टमेंट इटसेल्फ गिविंग लोन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर परचेज ऑफ सपोज कंप्यूटर, हाउस एक्सेट्रा, तो उसको कहते हैं इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस। ये जो 7th पे कमीशन आया उसने सिस्टम को चालू रखा है कि दिस इज इवन अवेलेबल राइट नाउ। हालांकि 7th पे कमीशन से पहले ऐसा होता था कि गवर्नमेंट कुछ बार अपने एम्प्लॉइज को इंटरेस्ट फ्री एडवांस अलाउंस भी देती थी। मान लीजिए प्यून हो जिसकी सैलरी 10,000 और जिसको ये साइकिल खरीदो जिसकी सैलरी हो, जिसकी मान लीजिए प्राइस हो 3000 रुपये, आजकल तो बहुत महंगा हो गया, तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 90 से भी पहले। अब प्यून का मुझे तो और पैसा चाहिए क्योंकि ये 10,000 में तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, होम रेंट वगैरह में खत्म हो जाता है। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है तुम 3,000 एक्स्ट्रा लेते जाओ और बाद में हम लोग तुम्हारी सैलरी से मान लीजिए 300 रुपये 10 महीने तक कट करते रहेंगे और उस पर 0% इंटरेस्ट होगा। सरकारी कर्मचारी को साइकिल, गर्म कपड़े, वार्म क्लोथ्स एक्सेट्रा खरीदने के लिए ब्याज मुक्त एडवांस दिया जाता था। इंटरेस्ट फ्री एडवांस अलाउंस वाज गिवन फॉर परचेज ऑफ बाइसिकल, वार्म क्लोथ्स, फेस्टिवल एक्सेट्रा। ऐसा पहले चलता था, अब फाइनेंस कमीशन ने इसको बंद कर दिया कि ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब ये ठीक-ठाक हमने उनकी सैलरी इंक्रीज कर दी है, तो अब संभल के चलो, फिर अब और ऐसा पैसे नहीं दे सकते। हालांकि सो दिस इज नॉर्मल, मतलब समझो एटीट्यूड अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट, तुम्हारी सैलरी उतनी है, तुमको साइकिल खरीदना और एक्स्ट्रा पैसा एडवांस में चाहिए तो हम नहीं देंगे तुमको, वो तुम्हारी सैलरी से तुम मैनेज करो, नहीं हो रहा है तो पैसा और बचत करो, 3 महीने बाद साइकिल खरीदना। ये एटीट्यूड था गवर्नमेंट का। कोरोना में वो एटीट्यूड चेंज कर दिया टेम्पररी। सरकार ने ये सोचा कि कोरोना है, हमें बात कर रहा हूं 2020 की, और दिवाली आ रही है, अब दिवाली में भी कोई शॉपिंग नहीं करेगा तो इकोनॉमी रिकवर कैसे होगी। मैंने एम्प्लॉय को बोला कि तुम्हारी जो भी सैलरी है मान लीजिए 50,000 60,000 वो तो है ही, पर हम तुमको और एक्स्ट्रा 10,000 रुपये देते हैं जिस पर जीरो इंटरेस्ट है, मतलब ये लोन तो है ही, सी वी आर गिविंग यू 10,000 एक्स्ट्रा, यू हैव टू रिटर्न बैक करेक्ट, बट एट 0% इंटरेस्ट, बिना ब्याज का हम आपको लोन देते हैं और तुम दे दनादन जाके दिवाली में शॉपिंग करो। तो ऐसा इंटरेस्ट फ्री एडवांस या लोन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दिया गया। कैसे, तो एसबीआई का एक अलग कार्ड बनाया गया था, एसबीआई रुपए प्रीपेड कार्ड, उत्सव कार्ड ऐसा कुछ, एसबीआई उत्सव रुपए प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड का क्या मतलब है, इसका बैलेंस होगा 10,000 बैलेंस तब तक चलेगा, फिर उसके बाद आप 11,000 की शॉपिंग करोगे तो एरर आ जाएगा, 3,000 की शॉपिंग करोगे तो बैलेंस बचेगा 7,000, फिर आप दूसरी दुकान में जाओगे उधर और वापस कार्ड स्वाइप करके हो गया। सो दिस वाज कॉल्ड फेस्टिवल एडवांस स्कीम, फेस्टिवल एडवांस स्कीम टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी आफ्टर कोरोना बाय एनकरेजिंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू स्पेंड मोर मनी ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। एक दो लाइन में याद रखना है। देखिए भारत में पे कमीशन फर्स्ट बना 47 में, सेकंड 59, थर्ड 73, बोलते बोलते 7th पे कमीशन बना 2016 में। तो उसके बाद 8वां क्यों नहीं बना है, उसका ये कारण है कि 7th पे कमीशन ने एक फार्मूला दी जिसका नाम है डॉक्टर आइक्रॉड फार्मूला। ये आइक्रॉड फार्मूला ऐसी है कि इसमें ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है। वो चेक करता है कि मतलब क्लोथ, फूड, शेल्टर वगैरह जो भी चीजें आपको चाहिए उसकी क्या प्राइस बढ़ रही है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है आपकी सैलरी अपने आप कुछ साल के बाद और बढ़ना शुरू हो जाए। इसलिए क्रिटिक्स का ये मानना है कि 8th पे कमीशन कभी बनेगा नहीं, या अगर बनेगा तो इलेक्शन आने से पहले शायद बन भी सकता है। सो देयरफॉर देयर इज नो 8th पे कमीशन। ये ऐसा है कि कई सालों तक ये माना जाता था कि विंडोज 10 है उसके बाद 11 आएगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या करते थे सिर्फ उसको अपडेट करते रहते थे, बिकॉज़ दे वर जस्ट नॉट अपडेटिंग अभी जो भी विंडोज 12 या कुछ चलाओ या 11 चलाओ। सो लाइक एम्प्लॉय यूनियन मांग करते हैं बट गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि समझो बनाएगी और फिर सैलरी बढ़ा देगी, जिसका 2 लाख सैलरी 4 लाख कर दो तो गवर्नमेंट का पैसा उतना चला जाएगा, तो गरीब कल्याण योजना जो चलानी है उसमें कम पड़ जाए, मे बी दैट इज द रीजन। पे कमीशन के साथ जुड़े कुछ और भी टर्म एक एक लाइन में जो याद रखना है। डियरनेस अलाउंस,
महंगाई भत्ता, मतलब आपकी सैलरी हो 10,000, महंगाई बढ़ गई 2%, तो सरकार कहती है 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उसे हम क्या कहें, डियरनेस अलाउंस। बॉस गिव्स मोर मनी फॉर प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट इन्फ्लेशन, में तनख्वाह के ऊपर महंगाई भत्ता मिलता है, इन्फ्लेशन अलाउंस या डियरनेस अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, नॉर्मली आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपको सरकारी मकान मिलता है, बट सपोज कुछ अगर गवर्नमेंट क्वार्टर या हाउस अवेलेबल ना हो, तो सरकार आपको कि तुम खुद से ही मकान ले लो, हम तुमको मतलब रेंट पे ले लो, हम तुमको 6,000 रुपये रेंट का दे देंगे, तो उसे कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस एचआरए। उसमें भी सब स्लैब होते हैं कि अगर ग्रुप डी का क्यों ना उसको कम मिलेगा, ग्रुप ए ऑफिसर ज्यादा मिलेगा, उसमें भी डिपेंड करता है सिटी कौन सा है, दिल्ली में ज्यादा मिले, छोटा शहर कम मिले, या जो करके कि दिल्ली में रेंट ज्यादा होते हैं, छोटे शहर में रेंट कम होते हैं वगैरह। सो दैट इज हाउस रेंट अलाउंस, गवर्नमेंट विल गिव सैलरी, यस, बियॉन्ड दैट गवर्नमेंट विल आल्सो गिव सम मनी टू पे फॉर योर होम रेंट। फिर होता है ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी का मतलब ये है कि आपकी वफादारी का इनाम है वो, एक्स ईयर्स के लिए, मान लीजिए 20 साल तक नौकरी करोगे तो आपको एक बड़ी रकम सरकार एक्स्ट्रा दे देगी कि मौज करो, तुम्हारी लॉयल्टी का पैसा है। इट इज अ लमसम अमाउंट गिवन बाय द बॉस टू द एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग सर्विसेज कंटीन्यूअसली फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। देन देयर इज लीव ट्रैवल कंसेशन यानी एलटीसी, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको वेकेशन में जाने के लिए कहीं पर छुट्टियों में घूमना है, कश्मीर कन्याकुमारी, तो उसके लिए पैसा दिया जाए। अब उसमें भी रूल होते हैं, मान लीजिए 3 ईयर्स पे देंगे, 2 ईयर्स पे देंगे, ग्रुप ए एम्प्लॉय को ज्यादा देंगे, ग्रुप डी वाला उसको कम देंगे वगैरह। सो दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन, वेकेशन पे घूमने जाने के लिए पैसा देंगे। फेस्टिवल अलाउंस में मैंने आपको बताया 10,000 रुपये का इंटरेस्ट फ्री एडवांस दिया गया एसबीआई उत्सव कार्ड, वो सिर्फ वन टाइम था, आजीवन नहीं है, सिर्फ एक बार दिया 2020 में कोरोना के बाद इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, सो दैट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्पेंड मोर मनी और बाजार में तेजी आ जाए। एलटीसी कैश वाउचर स्कीम वो क्या था उसको भी हम पढ़ेंगे नहीं, मैंने इसको डिलीट कर दिया क्योंकि ये अब काम करें। सो दीस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। अब डिफेंस की बात करें हम लोग, डिफेंस में देखिए कुछ तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे सोल्जर की सैलरी, एमिनेशन, फूड वगैरह, और कुछ होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मान लीजिए नया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हथियार का, गोला बारूद का फैक्ट्री बना है, रेवेन्यू कैपिटल में क्या डिफरेंस है वो कल हम लेक्चर में और आगे बढ़ेंगे, इट विल मेक सेंस टू यू। फर्क ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टेम्पररी नेचर, वो आजीवन के लिए आपकी एसेट नहीं बन रही है। ऑन द अदर हैंड फैक्ट्री बना तो वो तो लाइफ टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो जो भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है वो सब कैपिटल है। रेवेन्यू वाली चीज क्या है, छोटी छोटी टुकड़ों में देन इट गोज अवे, वो आपके हाथ में रहती नहीं। अब उसमें सोल्जर्स की सैलरी और पेंशन के साथ जुड़ा कुछ कंसेप्ट समझना है। वन रैंक वन पेंशन क्या है, मिलिट्री में आपको कितना पेंशन मिले वो डिपेंड करता है कि रिटायर होने से पहले आखिरी सैलरी आपकी कितनी थी, व्हाट वाज द लास्ट ड्रॉन सैलरी बिफोर यू रिटायर्ड। सपोज कोई ये सूबेदार हो जो मान लीजिए 1980 में रिटायर हुए हो, 80 भी नहीं अभी करते, मान लीजिए 1999 में रिटायर हो रहे और उनकी लास्ट सैलरी 60,000 रुपये, तो गवर्नमेंट कही ठीक है उसका आधा करो, तुम्हारी पेंशन होगी 30,000 रुपये। ऑन द अदर हैंड कोई सूबेदार है जो मान लीजिए 2020 में रिटायर हुआ हो, तो अब तो सैलरी काफी बढ़ गई, तो मान लीजिए उनकी सैलरी 1 लाख रुपीस बिफोर रिटायरमेंट, आखिरी महीने की सैलरी, तो अच्छा उसका 50 निकाल, तुम्हारा 50,000 पेंशन होगा। तो इधर आप समझो ये है, इनका 30 है, इनका 50 है, सेम रैंक बट डिफरेंट पेंशन। वाई? क्योंकि उनका रिटायरमेंट डेट अलग अलग है, उस कारण से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। वाई एंड हाउ वो जो मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन वो समझने बैठे तो समझो 20 मिनट चले जाएंगे, उतना ये इंपॉर्टेंट है नहीं टॉपिक। तो जो एक्स सर्विसमैन है वो डिमांड करते हैं कि हमें वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए, मतलब जो लेफ्टिनेंट है तो सब कितनी पेंशन, जो सूबेदार है सब कितनी पेंशन होनी चाहिए, रिगार्डलेस द लेंथ ऑफ सर्विस की, 10 साल नौकरी किया, 20 साल नौकरी किया, कौन सी डेट पे रिटायर हुआ वगैरह तय हो। अब 2015 में सरकार ने कहा करेंगे और किया भी है, अपन फॉर्मूला में अभी भी कुछ छोटे मोटे चीजें हैं जिसको आइन आउट करना है, तो कुछ बार चर्चा में रहता है। तो वैसे से वन रैंक वन पेंशन वो क्या पूछ रहे हैं, ये चीज की बात है, उतना ये लाइन में याद रखना है, बियॉन्ड दैट नॉट इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता रहा था बजट का रेवेन्यू पार्ट, सब टॉपिक एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर हमने देखा इंटरेस्ट पेमेंट, यूनियन ने जो इन्वेस्टर से पैसा लिया उसमें ब्याज चुकाना है, फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन ने जो ग्रांट्स दिया, सब्सिडी का पैसा, डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी पेंशन के खर्चे और भी खर्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, साइंस वगैरह सब में रेवेन्यू टाइप का, मतलब किसी को सब्सिडी दिया जा रहा है, कुछ छोटा मोटी चीज दी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की, वो सब बात। देन एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जैसे पुलिस, जेल, एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत का दूतावास पाकिस्तान में है तो उधर भी तो स्टाफ को सैलरी जा रही है, उसका भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हम ही भरे होंगे, तो वो सब की चीजें, इलेक्शन कराने का खर्चा, पार्लियामेंट चलाने का खर्चा, जजों की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के लाइट बिल, वो सब भी चीजें वो यूनियन के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। नेक्स्ट, इफ देयर इज अ यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, जैसे कि लद्दाख, तो लद्दाख के अंदर भी जो ऐसे खर्चे होंगे वो सब कौन बियर करेगा, यूनियन गवर्नमेंट, तो वो भी है। सो वी लर्न अबाउट द बजट के पार्ट्स में, बजट का रेवेन्यू पार्ट इज ओवर। अब ये चीज के अंदर भी समझो संडे तक जब पूरी चीज खत्म होगी इट विल मेक मोर सेंस टू यू, तो अभी बहुत चिंता नहीं करनी, पर देख लेना चाहिए ये सब चीजें उसमें थी। नेक्स्ट विल मूव टू बजट का कैपिटल पार्ट। बजट का कैपिटल पार्ट है वो भी आपको ज्यादातर हम उसमें हैवी लिफ्टिंग कल करेंगे, तो अभी उसमें हम लोग बहुत जान नहीं रहे, एक छोटा टॉपिक खत्म करके चलते हैं, विच इज नॉट वेरी मेंटल प्रेशर आप पर ना चढ़े, ऐसी चीज पढ़ के जाते हैं। हाँ तो देखिए अब बात क्या हो रही, पिलर 2 सी सब्सिडीज वो खत्म हो गया, जो आपके हैंडआउट के अंदर ही है, जो पिलर 2 फाइनेंस कमीशन हैंडआउट है उसी के अंत में ये दिया है। अब हम आगे बढ़े पिलर 2 डी में, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट, डेफिसिट, एफआरबीएम एक्ट, ये सब समझना है। उसका हैंडआउट में कल शाम 7 बजे तक अपलोड करता हूँ। अभी अपने पास समझो कि थोड़ी 10-15 मिनट पढ़ाई करते हैं, फिर इस क्लास को एंड करना है, तो तब तक एकदम लाइट वेट टॉपिक समझ लेते हैं जिसका हैंडआउट अभी आपके पास नहीं है, मैं कल अपलोड करूंगा, पर लाइट वेट टॉपिक है तो अभी उसको निपटाते हैं, फिर आगे कल देखिए। सो द लाइट वेट टॉपिक दैट इज, 3 वर्ड्स को समझना है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है, स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, छोटे छोटे कंसेप्ट, इसको खत्म करेंगे फिर आज का क्लास एंड। तो देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है कि सीधा कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने बनाया है, जैसे कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, रेलवे के नीचे रेलवे है, तो उसका कोई अलग कानून नहीं है, आरबीआई एक्ट 1934, रेलवे का कोई एक्ट नहीं है ऐसा उसको बनाने के लिए, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर कंपनी एक्ट और एनीवेयर, तो इसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जैसे रेलवे और पोस्ट, जो कोई कमर्शियल काम करे, जो आपको सर्विस देते हैं और आपसे पैसा लेते हैं, सो लाइक पोस्टल एंड रेलवेज। फिर होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, वैधानिक निगम, तो उसको पार्लियामेंट या स्टेट की विधानसभा के कानून से बनाते हैं, जैसे आरबीआई एक्ट है, एसबीआई एक्ट है, एलआईसी एक्ट है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पीएफओ, सीबी, नाबार्ड वगैरह, तो इनको हम क्या कहेंगे, दे आर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, कानून से बनाए वैधानिक निगम है। एंड थर्ड देयर इज गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी, जैसे ओएनजीसी जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर होती है, सो गवर्नमेंट कंपनीज दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, जैसे कोल इंडिया, गेल, सेल, एनटीपीसी, बहुत सारी कंपनी एक्ट में रजिस्टर है, और ओएनजीसी भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर है। फर्क क्यों है दोनों में, वो तो शेयर होल्डिंग के हिसाब से ना, कि इन सब कंपनियों में 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है, तो ये पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन कंपनीज है। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। दूसरा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मतलब गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियां, पहले वो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग थी, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ करती थी, जस्ट लाइक कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, तो ये लोग हथियार बनाते थे। फिर सरकार ने क्या सोचा कि ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इनको हम सब कंपनी एक्ट में रजिस्टर कर लेते हैं, तो यानी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसको आप कंपनी बना रहे हैं, यू आर कन्वर्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ कंपनी, तो ये जो प्रोसेस है इसको आप क्या कहेंगे, कॉर्पोरेटाइजेशन। कॉर्पोरेटाइजेशन
सरकारी विभाग डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को कंपनी में कन्वर्ट करना, उस कंपनी कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन। ऐसा पोर्ट्स में भी हो रहा है कि कुछ सरकारी बंदरगाह है उसका भी कंपनी बना दो, तो पोर्ट्स का कॉर्पोरेटाइजेशन। स्वाभाविक ऐसा सब होगा तो जो वर्कर्स हैं उनको चिंता होगी कि हमें जॉब में से निकाल देंगे और सब ये तो प्रॉफिट करेंगे वगैरह, वो सारे मुद्दे मेंस के बनते हैं, तभी हम उसमें जा नहीं रहे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री थिंग्स? जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है जैसे पोस्ट या रेलवे, वहां पर मिनिस्टेरियल इंटरफियरेंस ज्यादा होती है। सरकारी मुलाजिम क्या इस काम के लिए होते हैं कि मिनिस्टर के जूते की वो जो लेसिस बनवा रहे हैं वगैरह, क्यों? और वो बांध भी रहे हैं, उनको लगे भाई मेरी तो ट्रांसफर सैलरी प्रमोशन ये सब मिनिस्टर की मीठी नजर है तब तक है, वरना मुझे कहीं खोपचे में मेरी ट्रांसफर कर देंगे तो बच्चों की पढ़ाई वगैरह कैसे होगी, किसी की पोस्टिंग नहीं होगा तो। सो मिनिस्टेरियल इंटरफियरेंस इज हाई इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग लाइक रेलवे लाइक पोस्ट। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट कंपनी जैसे ओएनजीसी, तो वहां पर मिनिस्टर का इंटरफियरेंस कम होता है। समझो ओएनजीसी में कोई इंजीनियर है तो उसका किधर ट्रांसफर होगा, उसका कौन सा असाइनमेंट कब प्रमोशन होगा, तो वो तो उनका चेयरमैन एमडी जनरल मैनेजर वो डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, उसके ऊपर मिनिस्टर होगा, तो मिनिस्टर सीधी दखल नहीं कर सकता कंपेयर टू द डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर ऑप्शनल फैसिलिटी ज्यादा, मिनिस्टर का दखल थोड़ा कम होता है। तो फिर एलआईसी में क्या होगा? तो एलआईसी क्या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मतलब एकदम कंपनी जैसा भी नहीं और एकदम सरकारी विभाग जैसा नहीं, तो इट विल हैव मिडल ऑफ बोथ द साइड कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, थोड़ा इंटरफेरेंस भी होगा। आरबीआई में कैसा होगा? आरबीआई में फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, थोड़ा इंटरफेरेंस भी होगा। वो याद करो सेक्शन 7 जिसमें वो उर्जित पटेल ने रिजाइन किया था वगैरह, ऐसा खेल मतलब नॉर्मली तो सब फ्लेक्सिबल चलता है, कभी-कभी वांदे भी हो जाते हैं। जो तीन टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑडिट कैसे होता है? ऑडिट का मतलब क्या? जो भी पैसा आया उसको कैसे स्पेंड किया, सही जगह स्पेंड किया, गड़बड़ किया था, फाइनेंशियल फ्रॉड है। तो अगर ये रेलवे या पोस्ट डिपार्टमेंट है तो उसका तो सीएजी खुद से ही ऑडिट करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी क्या है? वो पॉलिटी के कोर्स में देख लेना या अकेडमी के नोट्स है तो वरना लक्ष्मीकांत के बुक में जो भी चैप्टर 49 वगैरह में देख लेना। ऑन द अदर हैंड जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका कैसे करेंगे? देखिए गवर्नमेंट कंपनियां तो बहुत ज्यादा है, मे बी अराउंड 250 कंपनियां हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि एक तो मैं 50 जो डिपार्टमेंट है उसका भी ऑडिट करूं, स्टेट गवर्नमेंट का भी ऑडिट करूं और ये ओएनजीसी जैसी 250 कंपनियों का भी ऑडिट, मेरे पास टाइम नहीं है। तो सीएजी क्या करता है? आउटसोर्स कर देता है। सीएजी प्राइवेट ऑडिटर्स, सपोज ये जो भी काम करते हैं जैसे अर्नस्ट एंड यंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मोतीलाल या मनु भाई, बहुत सारी ऐसी फर्म जो ये भी काम करती हूँ, उनको आउटसोर्स में दे देगा। वो एक पैनल बना देगा कि ये चार बड़े जो लोग हैं, मान लिया अर्नस्ट एंड यंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मनु भाई चौकसी, इनमें से किसी से भी ऑडिट करवा लो, ऐसा सीएजी बोलेगा ओएनजीसी को। तो ये सीएजी विल एम्पैनल द प्राइवेट ऑडिटर्स और वो प्राइवेट ऑडिटर्स ओएनजीसी का ऑडिट कर लेंगे, अपना रिपोर्ट ओएनजीसी को भी देंगे और सीएजी को भी देंगे, सीएजी वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में दे देगा, खेल खत्म। सो यस ऑडिट विल बी देयर। कंपनी एक्ट में भी लिखा है सारी कंपनियों ने अपना ऑडिट करवाना पड़ता है, पर वो इधर सीएजी नहीं कर रहा है, सीएजी तो आउटसोर्स में दे रहा है। ओके, सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सो डायरेक्टली सीएजी विल ऑडिट द थिंग्स। गवर्नमेंट कंपनियां तो वो सब आउटसोर्स कर दिया। फिर तो कुछ तो ऐसे चीजें हैं जैसे आरबीआई एक्ट, एलआईसी एक्ट, उसके कानून में ऐसा लिखा है कि सीएजी विल नॉट ऑडिट देम, देयर विल बी सेपरेट ऑडिटिंग मैकेनिज्म और वो इनका सेंट्रल बोर्ड डिसाइड करेगा। तो आरबीआई के केस में ऐसा होगा कि आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड जिसमें गवर्नमेंट अल्टीमेटली तो शेयर होल्डर है, वो सेपरेटली डिसाइड करेंगे कि अच्छा आरबीआई की ऑडिट अर्नस्ट एंड यंग से करानी है, मनु भाई चौकसी से करानी है, एंड देन दे विल डू द ऑडिट एंड देन दैट रिपोर्ट विल बी पुट इन पार्लियामेंट। तो यानी सम ऑफ द सेट्स दे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड सीएजी फ्रॉम द ऑडिट। फॉर एग्जांपल आरबीआई एलआईसी, उनका सेपरेट ऑडिटर होता है, वो उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहां असल में तो गवर्नमेंट ही है शेयर होल्डर, वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज सर्विस एंड कंडक्ट रूल्स। शाह फैजल ने एक बार ट्वीट किया कि भारत के अंदर पेट्रियार्की और पोर्नोग्राफी इसलिए भारत रेपिस्तान बन चुका है, और फिर उसको नोटिस भेजा। क्यों? क्योंकि वो एक आईएएस ऑफिसर है, दिस इज नॉट द लैंग्वेज बिफिटिंग एन आईएएस। तुम नौकरी करते हो सरकार की, तुम बोलते हो भारत रेपिस्तान है, देन व्हाट यू आर डूइंग इन द गवर्नमेंट जॉब? शुडंट इट बी योर रिस्पांसिबिलिटी टू डू समथिंग अबाउट इट? सो डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट आईएएस ऑफिसर फॉर द ट्वीट ऑन रेप। उसी तरह और भी अलग-अलग ऑफिसर्स वाणी विलास करते रहते हैं ट्विटर पे और फिर उनको नोटिस जाती रहती है। वो क्यों है? तो वो एथिक्स और मीन्स पेपर 2 में वो सब सर्विस कंडक्ट रूल्स होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के, सो दे हैव टू अबाइड बाय। ट्विटर वगैरह पे वाणी विलास नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। हाँ, तो अब नेक्स्ट मुद्दा ये है कि इन कर्मचारियों पर सरकारी सेवा और शिस्त के या अनुशासन के नियम लागू होते कि नहीं? जैसे पोस्ट एंड रेलवेज, सो यस गवर्नमेंट के जो भी सर्विस डिसिप्लिनरी रूल्स हैं उनको लागू होंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट से पूछे बिना ये आप कहीं पर ये जो भी टीवी शो में, रेडियो शो में कुछ जा नहीं सकते, लिखने बोल नहीं सकते, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते वगैरह वगैरह, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते, ओपन जेल सो ऑन। ऑन द अदर हैंड ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जैसे एलआईसी, आरबीआई, ये जो गवर्नमेंट कंपनी जैसे ओएनजीसी, तब समझो उनके एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, दे मे बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट बट दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो उनको सरकारी जो भी सेवा और अनुशासन के नियम है वो लागू नहीं होते, देयर सर्विस डिसिप्लिन रूल्स आर डिफरेंट। वो डिपेंड करता है उनके इंटरनल मैनुअल में क्या लिखा है। तो हो सकता है आरबीआई या कोई ऐसा हो तो दे मे नॉट हैव टू अबाइड बाय ऑल द थिंग्स, वो हो सकता है, दे आर सेपरेट। आगे ओएनजीसी क्या है? यूनियन गवर्नमेंट की सरकारी कंपनी है जो कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुई है। ऐसी कंपनियों को हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या सीपीएससी भी बोलते हैं। उत्तर गुजरात विद्युत कंपनी क्या है? ये भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसका मालिक है, तो ये स्टेट ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है। साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये क्या है? ये भी सरकारी कंपनी है, पर इसको अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद की जो नगर पालिका नगर निगम है, वो उसका ओनर है। तो अब समझो तीन जात की सरकारी कंपनी, यूनियन की भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है और लोकल बॉडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद मुंबई नगर पालिका हो सकती है। इन तीनों का आप कंबाइन बोलो तो कलेक्टिवली इनको कहा जाता है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के ये सब निगम या एकम या इकाइयां। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मींस व्हाट? गवर्नमेंट कंपनीज जो कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर है, जो कि यूनियन की भी है, स्टेट की भी है और लोकल बॉडीज की भी है, उनका कलेक्टिवली यूज करते हैं वर्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब कुछ लोग इधर झंडे उठाएंगे, वो क्या पूछते हैं कि इसके अंदर सरकारी बैंक और एनबीएफसी आएगा कि नहीं, कि जैसे इसमें सपोज पंजाब नेशनल बैंक आएगा कि नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा आएगा कि नहीं वगैरह। तो जवाब है उसका कोई कॉमन डेफिनेशन या क्लैरिफिकेशन नहीं। नॉर्मली जब हम बात करते हैं सरकारी कंपनियों की तो हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक और एनबीएफसी की बात नहीं करें, वो अलग चीज मानी जाती है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज द मेजॉरिटी होल्डर बट दैट इज अ सेपरेट थिंग। बाकी जो कंपनी जैसे ओएनजीसी वगैरह हम यहाँ उनकी बात करें, हालांकि कुछ बुक्स और कुछ एक्सपर्ट्स की व्याख्या अलग होती है, सो देयर इज नो यूनानिमस डेफिनेशन, कोई एक व्याख्या है नहीं, और ये जीवन और मौत का सवाल भी नहीं है कि अच्छा इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक को गिना कि नहीं गिना, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। सो दीज आर गवर्नमेंट कंपनीज। इसमें भी और एडवांस टॉपिक्स है जो हम कल समझेंगे, आज आपके पास हैंडआउट नहीं है तो उतना मजा भी नहीं आया उसमें, तो उसको एंड करते हैं। आगे क्या क्या पढ़ना है जस्ट अ मिनट। सब्सिडी वगैरह खत्म किया, कल हम वापस मिलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, डेफिसिट, एफआरबीएम एक्ट, वो सब समझना, उसकी हैंडआउट कल शाम 7 बजे तक अपलोड करने की कोशिश करता हूं। सो सी यू टुमारो नाइट। और देखो इधर भी हमने 3 सवाल सॉल्व किए आज, और ये तो सिंपल वाले थे, ये ब्लैक मनी और बीपीएस और फिर ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर, तो ये तो सब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं भाई। ऐसे और भी लो हैंगिंग फ्रूट्स थे, पिलर 1 2 याद करो, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके जितने पीवाईक्यू हैं, आपको एक दो जगह ऐसा है कि इंटरप्रिटेशन एग्जामिनर का अलग गया, बाकी तो सब तो ठीक-ठाक ही थे ना कि मैनेज हो जाए। तो लो हैंगिंग फ्रूट जहां पर आप अगर ठीक से नहीं करोगे तो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाले भाई आपको गिरा देंगे, दे विल विन अहेड ऑफ यू, सो डू नॉट टेक द थिंग्स कैजुअली। इसमें
यू शुड नॉट बुरा लगता है जो स्मॉल किड्स आर देयर, तो उनको कि मुझे ये सब्जी पसंद नहीं, वो सब्जी फूड पसंद नहीं है, यू कैन नॉट बी लाइक दैट। मुझे मजा आता है नहीं आता है तो भाई बीच में मुझे 1-2 दिन पहले की बात है, स्टूडेंट ने कुछ पूछा कि मैंने ये ऑप्शन लिया, अभी इतने चैप्टर किए, फिर ये वाले चैप्टर में मजा नहीं आ रहा है, मैं सोचता हूं छोड़ दूं, मतलब दूसरा ऑप्शन ले लूं। तो भाई दूसरा ऑप्शन भी आपने को तो क्या गारंटी है कि उसमें भी ये नहीं होगा कि आफ्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर में आपको मजा नहीं आ रहा है। इट इज पार्ट एंड पार्सल। तो आए मजा नहीं आया वो तो छोटे बच्चों की शिकायत है, यू हैव टू कंप्लीट द थिंग्स, बाकी सब लोग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो, इट इज द पिरामिड, जो टॉप पे आएगा उसी को आईएएस बनना है। तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं।